आजकल जो एमएसएमई है वो क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? स्ट्रगल कुछ नहीं है, वो एमबीए है और एमबीए इसके लिए बर्बाद है। सब मुझे ही करना है। कैश काउंटर पे मैं ही बैठूंगा, नोट मैं ही गिनूंगा, चेक मैं ही साइन करूंगा, वेंडर से मैं ही बात करूंगा, कस्टमर से मैं ही डील करूंगा। तो भाई वो 1-2 करोड़ 3 करोड़ के टर्नओवर पे आके हार्ट अटैक खाकर मर जाएगा। सक्सेस को नंबर ऑफ फॉलोअर से मेजर करना ये गलत है। उर्वशी राउतेला बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उसके 70 मिलियन से बहुत फॉलोअर्स है, बट उसकी कौन सी फिल्म चल रही है? जो लोग बोलते हैं ना कि सर घर पे बैठेंगे तो क्या करेंगे, पैसा कमाना है, फेम चाहिए, वो लाइफ में कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं कर पाएंगे। पैसा अट्रैक्ट करने का साइंस क्या हो? बहुत सिंपल है। मैं इसका फॉर्मूला को कहता हूँ STAR, स्टार। जिस दिन आप ये बोलोगे ना मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, और वो 100 करोड़ के आदमी के साथ मेरा जन्म हुआ था 3 हॉस्पिटल बांधने के लिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, सेल्फिश हो वो तो। आप में और जानवर में क्या फर्क है? ग्रेटिट्यूड अपने भगवान की तरफ नहीं, अपने एम्प्लॉइयों की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो आप हो तो वो नहीं है। रिसर्च ये कहता है कि जिसका IQ हाई है ना वो लाइफ में दुखी है, उनके डिवोर्सेस ज्यादा है, वो बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहे, जॉब में दुखी है। मालूम है क्यों? IQ वाला टीम प्लेयर बन ही नहीं सकता। दिन भर सोशल मीडिया में रह के हम अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। ऐसा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान एक भिखारी देश है। हम आज बहुत खुश है और मुझे लोग डायलॉग मारते हैं कि सर चाइना में आजादी नहीं है, तो इंडिया में एक्चुअल आजादी है। करोड़ों रुपए का गुरुग्राम में, मुंबई में फ्लैट लेने के बाद रोड कैसा मिल रहा है, हवा कैसा मिल रहा है, पानी का सेफ्टी है, आदमी का सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेफ्टी है, नहीं है कुछ। तो काहे का फ्रीडम? सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल करने का फ्रीडम चाहिए आपको। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज होना चाहिए? कंट्रोवर्सी कर दो। एक रिसर्च ये कहता है कि 96% इंडियंस को अगर आपने फ्री घर दे दिया, फ्री अनाज दे दिया और 1500 2000 3000 के रेवड़ी स्कीम मम्मी और बहन को दे दिया, काम ही नहीं करेंगे। देश के एयरपोर्ट और पोर्ट सिक्योरिटी कितना बड़ा है? जहाज से माल आता है, एयरपोर्ट से आदमी आते हैं। अगर वो एयरपोर्ट और पोर्ट मेजोरिटी अडानी के हाथ में है, तो एक आदमी देश का सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहा है। आप इमेजिन करो, जिस देश में हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, हम विश्व गुरु की क्या बात। आज मेक इन इंडिया 90% स्कैम। बाथरूम बनाओ तो एक ही आदमी का फोटो, कोविड के सर्टिफिकेट में एक ही आदमी का फोटो, तो भाई डेथ सर्टिफिकेट में भी एक ही आदमी का फोटो डाल दो। मैं ये चाहता हूँ कि भाई देश कॉमन सेंस से क्यों नहीं चलता, कि आप जिसे प्यार करते हो उसको सुधारने के लिए थोड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो। मैं तो रोज बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम अ गिवर एंड आई एम क्रिएटिंग वैल्यू। ऑलवेज नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर इन HALT स्टेट, हॉल्ट। हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त यशराज गुप्ता। आज हम जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और जो गेस्ट लेके आए हैं, ये केवल सिर्फ बिजनेस नहीं करते हैं, ये बिजनेस डिकोड करते हैं। जब लोग स्ट्रगल करते हैं, अरेंजमेंट करने में अपना दिमाग लगाते हैं, या अपने माइंडसेट को मनी माइंडेड बनाते हैं, या फिर उन्हें समझ नहीं आता कि बिजनेस करना कैसे है, तब ये उनको एक फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला ग्रो करने का, अर्न करने का और अपने बिजनेस को स्टेबल बनाने का। एस्ट्रो वास्तु से लेके अफर्मेशन, जियोपॉलिटिक्स, लीडरशिप, पेरेंटिंग से लेके प्रॉफिट के हर एंगल को, इनकी फिलॉसफी से ग्रोथ को अंदर से लाया जाता है। ग्रोथ आपके अंदर से शुरू होती है। सो इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ जेनरिक एडवाइस, या आप थक चुके हो कि कहाँ से मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसा ढूंढूं जो मेरे को समझ आए, तो आप रेडी हो जाओ। आपको इस पॉडकास्ट के सुनने के बाद एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देखने को मिलेगी। ये एपिसोड एक एपिसोड नहीं है, एक रॉकेट है आपके बिजनेस के लिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लैरिटी, अलाइनमेंट एंड स्केल विथ वन एंड ओनली बशीष गाला सर। हाय बशीष सर, कैसे हैं? बस यस, ऑल गुड। सर, आपके बारे में सर्च करते हुए मुझे पता चला कि आप इतने सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। जी। बट जब कोई आदमी किसी चीज़ में उतरता है, तो या तो उसका कोई इनर कॉल होता है, या उसकी लाइफ में कुछ घटित हुआ होता है। तो ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ था कि सर आपने सोचा कि मुझे इतने सारे लोगों को ट्रेन करना है? एक्चुअली ये मेरा कॉल था नहीं, जी। मेरा मानना है ये किस्मत, यूनिवर्स और कृष्ण या जी। ऊपर वाले का कॉलिंग था। मैं हमेशा कंफ्यूज बच्चा था और लाइफ में फेलियर्स बहुत देखे। जी। तो पढ़ाई किया तो पहले IT इंजीनियरिंग, 2000 के टाइम पे बिल गेट्स साहब फेमस हो गए, .com फेमस हो गया, तो IT का पढ़ाई किया। IT का पढ़ाई किया 6 साल, IIT बॉम्बे में रिसर्च किया। फिर बोला कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर फाइनेंस पसंद आया, तो फाइनेंस का पढ़ाई किया। और फाइनेंस में अच्छे अच्छे खासे चार्टर्स लिए, CFA, FRM, CA, जितना डिग्रीज USA में, CPA, वो सब का एक्सपोजर मिला। फिर फाइनेंस में भी दिल नहीं भरा। फिर मुझे लगा दुनिया की बेस्ट कंपनी से काम करना चाहिए, तो जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, कंसल्टिंग कंपनीज है, उनके साथ काम किया।
वहाँ पे भी काम किया, मज़ा नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था, कुछ तो कुछ एक खोज थी। फिर इंडिया आया, सेटल हुआ, माँ बाप का ध्यान रखना है, इंडिया में ठीक ठाक बिजनेस भी है हमारा फैमिली का। और जब मैंने अपने फादर को देखा, मैंने अपने फादर के सर्कल को देखा, तो तब पता चला भाई मेरा जन्म ही हुआ इसी के लिए कि ये लोग मरने वाले हैं। वो टाइम पे जस्ट 2007 में फ्लिपकार्ट जैसा आ रहा था, अमेजोन आ रहा था, मॉल्स बड़े हो रहे थे, फंडिंग हो रहा था, बड़े कंपनीज हो रहे थे, और ये लोग चेंज ही नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने देखा कि ये छोटे एंटरप्रेनर्स है, छोटे एमएसएमई है, इनको गाइड करने के लिए सिंगल पॉइंट सोल्यूशन नहीं है। अब रिलायंस है, मोटा भाई देखो, वो फाइनेंस के लिए 3 कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं, टैक्स के लिए 3 कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए 200 एजेंसीज को हायर कर सकते हैं। बेचारा एमएसएमई 3 एजेंसी को भी हायर नहीं कर सकता, उसके पास ना माइंडसेट है, ना मनी है, ना टाइम है। तो उसको चाहिए भाई सिंगल पॉइंट सोल्यूशन, कि कोई हाथ पकड़ के गाइड करे। और फिर मैंने देखा कि भाई मेरा ट्रेनिंग ही हुआ ऐसे कि भाई आईटी को हम समझ सकते हैं, फाइनेंस को समझ सकते हैं, मार्केटिंग को समझ सकते हैं, हम पीपल को समझ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने 2013 में ये जर्नी स्टार्ट किया, और लास्ट 12 साल में 55,000 लोगों को हमने ट्रेन किया है, 1400 कंपनीज को डीप हैंडहोल्ड करके मेंटोरिंग किया है, और जिसमें से 40 मेगा सक्सेस स्टोरीज है, यानी वो कंपनीज 1,000 करोड़ के ऊपर गए हैं, उनका आईपीओ आया, वैल्यूएशन हुआ, यानी मेगा सक्सेस हुआ। तो सर जब आपने ये स्टार्ट किया, तो आप जब लोगों को अपना विज़न समझा रहे थे, तो आपको उसमें दिक्कत आई थी कि या मतलब आपका विज़न लोगों को समझ रहा था कि आप क्या विज़न, जैसे आपके कई बार होता है हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हमारे आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इसमें आपको कैसे सब? नहीं, फैमिली का फुल सपोर्ट था। जी। फैमिली डे वन से हमारी बहुत डिसिप्लिन और क्लियर में है। जी। वो क्लियरली बोलते थे, बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी और पैसा है, बट वो हमारा है, जी। आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जी। आप मेहनत करो, आप अपना क्रिएट करो, आप फेल होंगे, आपको तकलीफ होगा तो फैमिली पीछे, बट आपको इजी गद्दी नहीं मिलेगा, इसी पैसे नहीं मिलेंगे। तो फैमिली ने एक ही चीज़ बोला, बेटा जो करना है कर, डांसर बनना है डांस कर, मैजिशियन बनना है मैजिक कर, तेरे को अब्रॉड सेटल करना है कर, जो करना है, दो ही कंडीशन है, तू उसमें बेस्ट बनेगा और तू हैप्पी रहेगा। तो फैमिली का फुल सपोर्ट था। लेकिन इंडिया में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स बहुत चैलेंज आया कि नंबर वन, अरे इसके क्यों पैसे होते हैं, तो हमारा ही छोरा है, हमारा रिलेटिव है, आ जाना, खाना खिला देंगे, गाड़ी भेज देंगे, इसके थोड़ी 50,000 रुपया होते हैं, इसके थोड़ी 1 लाख रुपया होते हैं। तो लोगों को कन्विंस कराना कि भाई ये आपका प्रॉब्लम है, आपको इसका सोल्यूशन है, और ये इसका वैल्यू है, ये इसका कॉस्ट है, ये इनिशियली हमें 2 साल थोड़ा दिक्कत आया। तो आप जैसे कह रहे हो कि आप इस फील्ड, पहले आप फाइनेंस में थे, फिर आप रिसर्च में गए, तो आपको वहाँ एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट था कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो इसमें आने के बाद कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई सेल्फ डाउट हुआ, नहीं यार ये चीज़ मुझे चेंज करनी सेल्फ डाउट नहीं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस बहुत हुए, फेलियर्स बहुत हुए, जैसे मैंने कहा था। एक टाइम पे ऐसा था कि भाई कंपनी को चलाने के लिए हम व्यवहार में बहुत चोखे, सैलरी का डेट तो सैलरी टाइम से पहले ही मिलना चाहिए, कोई वेंडर का पेमेंट है पहले ही जाना चाहिए, कमिटमेंट पहले ही होने चाहिए, डोनेशन भी हम करते हैं, भले पैसा नहीं तो हर महीना कुछ ना कुछ डोनेट करना है। तो कभी कभी पैसे नहीं थे, तो आप इमेजिन करो, सैटरडे संडे को कॉलेज में जाके मैं पढ़ाता था, मैथ्स का ट्यूशन भी लेता था, कि भाई इनकम चाहिए, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल बहुत किया है। बट एक बार जब ये फील्ड स्टार्ट किया, तो सेल्फ डाउट निकल गया, और आज फॉर एग्जांपल ये फील्ड में नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 20 साल से लेके 60 साल 70 साल के लोग जब आके आपको गले लगते हैं, आपके पैर पड़ते हैं और बोलते हैं थैंक यू गुरुदेव जी, तो वो रिस्पेक्ट जो देते हैं, मुझे नहीं बट ये पोजीशन को, जिन्होंने उनको गाइड किया, उनको कर्जे से बाहर निकाला, डिप्रेशन से बाहर निकाला, और वो ग्रो हुए हैं, तो ये जो दुआ मिलता है ना, ये हमें बहुत बूस्ट करता है। ये आपके डोनेशन का मान सकते हो कि आपको पे आउट है। एक बेसिकली जो अभी आपने डोनेशन बताया, तो आपके हिसाब से एक डोनेशन और एक बिजनेसमैन का क्या रिलेशन? अरे बहुत बड़ा रिलेशन है। मुझे लगता है कि पैसा कमाने के पीछे खून चाहिए, जी। पसीना चाहिए और दुआएं चाहिए। जी। बिना खून पसीना और दुआ का मतलब आपने अर्न नहीं किया। जी। अरे आप देखो, पैसा कमाना है तो आप लॉटरी खेलो, लॉटरी में भी लोग करोड़पति बने। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग लॉटरी से या बिना सुपर स्किल या मेहनत से करोड़पति बने, मिलियनर्स बने, वो 3-4 साल के अंदर बैंकरप्ट हो गए। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज पैसा कमाना, बैंक लूट लो, पैसा टिकता नहीं है। ओके, अगर आपने चीटिंग करके पैसे कमाए, जैसे जमतारा है, फर्जी सीरीज में देखा है, तो आप टेम्पररी एंजॉय करोगे, लेकिन फिर पकड़े जाओगे या गिर जाओगे, आपका खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। आप देखो तेलगी के साथ क्या हुआ, हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ। ओके, लोग भले उसका स्टेटस सिंबल म्यूजिक पे लगाते हैं, पर वो क्या एंडिंग में कुत्ते की मौत मरा है, उसको फैमिली को नहीं मिला, बहुत बहुत तकलीफ हुई उसको। सही गलत का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि जब आदमी डोनेट करता है, तो उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रैटिट्यूड आता है।
और हम हमारे बिजनेसमैन, हमारे मेंटीज को कंपलसरी बोलते हैं पैसे डोनेट नहीं करने। साल के 2 दिन अपने वर्कर्स, अपने टीम के साथ जाके अनाथ आश्रम में स्पेंड करो, गौशाला में स्पेंड करो। सिर्फ डोनेशन पैसा का नहीं होता, डोनेशन आपका तन का भी होता है, समय का भी होता है। वृद्ध आश्रम में लोगों को पैसे नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कोई आके हमसे बात करे, हमको खाली पूछे कि मम्मा कैसे हो, माँ जी कैसे हो। तो टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करने से जो टीम में, जो कल्चर में संस्कार जाते हैं, जो हैप्पीनेस आता है, तो आपको हमेशा लगता है कि नहीं, हाँ हमारा कुछ भी खराब नहीं होगा। और मेरा हमेशा मानना है कि जिस नया में एथिक्स है, वैल्यूज है, संस्कार है, वो हिलेगी बहुत, क्योंकि भगवान परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन वो डूबेगी नहीं। आपने एमएसएमई ट्रेन किए, तो आपको क्या लगता है कि मेजरली आजकल जो एमएसएमई है वो क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? स्ट्रगल कुछ नहीं है, वो एमबीए है। जी। और एमबीए इसके लिए बर्बाद है। जी। एमबीए का मतलब आपका कॉलेज डिग्री नहीं, एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है। अच्छा। मुझे बहुत आता है, जी। एमबीए हम गुजराती में बोलते हैं मने बहु आवड़े छे, मुझे जी। बहुत आता है। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया इतना चेंज हो गया कोविड के बाद। मेरे को लगता है कोविड के पहले कलयुग 1.0 था, अब कलयुग 2.0 आ गया। जी बिल्कुल। दुनिया बहुत फास्ट हो गया। पीपल, यूथ डोंट वांट टू वर्क। लोग इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए आते नहीं है। बहुत दुनिया चेंज हो गया, लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। 50 रुपए की इडली 200 में खाने के लिए तैयार है, बट मुझे घर पे ही चाहिए, मैं निकलूंगा नहीं बाहर। तो कस्टमर चेंज हो गया, रेगुलेशन चेंज हो गया, फंडिंग का वातावरण चेंज हो गया। लेकिन हमारा बनिया, हमारा दुकानदार, हमारा एमएसएमई वहाँ का वही है। तो सबसे बड़ा तकलीफ है कि उसका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। और सेकंड तकलीफ यश, कि वो जो बना रहा है उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। खुदा ना खास्ता एक 55 ईयर ओल्ड के रामू काका, मैं एंटरप्रेन्योर्स को रामू काका बुलाता हूँ क्योंकि वो रामू काका ही है, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसका बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है। उसका बच्चे से उसका बनता नहीं है, बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है या और कुछ कर रहा है। तो इतने साल उसने जो मेहनत किया वो एक दिन में खत्म हो गया। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप छोटे बिजनेसमैन को रामू काका बोलते हैं। रामू काका बेसिकली वर्ड तो आपको बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो जो ये रामू काका लोग होते हैं ना, इनका दिमाग में ना एक चीज़ होती है कि इनका डाउट कभी क्लियर नहीं होता है। इनको कोई भी चीज़ ला के दे दो, आप इनको सारी सहूलियतें दे दो, तो भी इनका डाउट क्लियर नहीं होता है। तो आपके हिसाब से एक बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे अंडर एस्टिमेटेड तरीका जो लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर रखा है कि नहीं इस तरीके से काम करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा, वो क्या है? एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो आदमी प्यार करना समझता है और प्यार क्या है वो समझता है, वो रामू काका नहीं बनेगा, वो सुधर जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास तितली आए, तो आप तितली को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तितली नहीं आएगी। आप चाहते हो तितली आए, तितली का मतलब अच्छे कस्टमर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, अच्छे टीम मेम्बर्स, तो आप क्या करोगे, गार्डन में अच्छे फूल लगाओगे। तो पहला माइंडसेट कि मैं वैल्यू क्रिएट करूँ, मैं इतना अच्छा गुलाब लगाऊं, मैं इतना अच्छा कल्चर दूं, मैं इतना अच्छा हैप्पी एनवायरनमेंट दूं। भले सुपर हाई पकड़ नहीं दे पाऊँ, बट हैप्पी एनवायरनमेंट दूं, नॉलेज दूं, ग्रोथ शेयरिंग दूं, कस्टमर को भरपूर सर्विस दूं। तो मैंने गुलाब लगाया तो तितलियां, बटरफ्लाइज आएंगी, अच्छे कस्टमर, मेरा बच्चा आएगा, मेरी टीम आएंगे। फर्स्ट। सेकेंड, किसी को अगर प्यार करना है ना, तो हाथ में पानी पकड़ने जैसा है। हाथ में पानी पकड़ के आप ऐसे करोगे ना, मुट्ठी बंद रखोगे तो पानी बीच में से निकल जाएगा। आपको ऐसे रखना है। तो सेकेंड इज कि सब चीज़ मुट्ठी में मत रखो भाई, मुट्ठी खोलो। सब मुझे ही करना है, कैश काउंटर पे मैं ही बैठूंगा, नोट मैं ही गिनूंगा, चेक मैं ही साइन करूंगा, वेंडर से मैं ही बात करूंगा, कस्टमर से मैं ही डील करूंगा। तो भाई वो 1-2 करोड़ 3 करोड़ के टर्नओवर पे आके हार्ट अटैक खा के मर जाएगा। छोड़ो, टीम को छोड़ो, टीम को करने दो। 2-3 गलतियां होगी। प्रॉब्लम क्या है, उनको गलतियां बर्दाश्त नहीं होती, ये सबसे बड़ा माइंडसेट है। एंड सेकेंड, वो चाहते हैं तू मेरे जैसा ही काम कर, मेरे जितना ही परफेक्टली काम कर। भाई मूर्ख, अगर वो तेरे जितना काम करता तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। उसकी मजबूरी है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो स्किल नहीं है। अगर वो आपके 60% लेवल का भी है तो वो एक्सीलेंट एम्प्लॉय, ये माइंडसेट रखो। तो जो एंटरप्रेनर गुलाब लगाता है और हाथ ऐसा छोड़ देता है, डेलीगेट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, वो खुश रहेगा, तो उसको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो वो रामू काका भव यही रहेगा। जी। आपने अभी बताया कि जैसे एम्प्लॉय को आप ये समझो कि वो 60% है। बेसिकली जो दुकान पे काम करते हैं, आप बड़े ऑफिस को छोड़ दो, उसमें तो एक डेकोरम मेंटेन होता है कि नहीं ये एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉय है तो ये बराबर है। जी। बट जो छोटे दुकानदार होते हैं या छोटे लोग जो होते हैं, उनके दिमाग में पता क्या रहता है, ये नौकर है। तो ये माइंडसेट आदमी को किस लेवल पे लेके गिराता है? देखो, ये माइंडसेट 20 साल पहले तक ठीक था कि चल साले तेरे को पगार दे रहा हो, ये काम कर। आज इंडिया में एक चीज़ समझ लो, पहले का आदमी क्यों सुनता था, एक कंपनी में 25-25 साल काम करता था, हमने देखे। जी। उसके मुख्य 3 रीजन है, ये समझ लो आपकी लाइफ बदल जाएगी। पहले उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे तो मजबूरी में था।
सेकंड, कल्चर ऐसा था कि हम वफादारी दिखाए। थर्ड, मजबूरी भी थी। जी। भूख है ना, भूख भूख के लिए सब करता है। अब कोविड 2.0 के कल्चर ही बदल गया। सबको एलविश यादव बनना है, सबको डॉली चाय वाला बनना है। आप इमेजिन करो किस कलर की चड्डी पहने हो, वो बोल के आप लाखों रुपया कमा सकते हो। क्या स्किल है उसमें? तो संस्कार चेंज हो गए। सबको इजी इंस्टेंट मनी चाहिए, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। एक लड़का स्ट्रेट अवे मुझे बोलता है, सर आपके रामू काका के यहाँ पे नौकरी करना, 15,000 के पगार के लिए 10 बजे रिपोर्टिंग करो, 7 बजे तक काम करो, गाली खाओ, मेरे को नहीं करना। मेरे पास बाइक है, रात को 8 बजे बाइक निकालूंगा, 12 बजे तक डिलीवरी करूंगा, 20,000 ऐसे ही कमा लूंगा, दिन का 1500 ऐसे कमा लूंगा। तो बाइक करूँ, दिन भर सोऊं, पबजी खेलूँ, गेम्स खेलूँ, अयाशी करूँ, ड्रीम लेवल पे टीम बनाऊँ, मैं नौकरी क्यों करूँ? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रोटी कपड़ा और मकान का प्रॉब्लम यह सॉल्व हो गया। हमारे माँ बाप ने, दादा ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अच्छा कर रहा है। जो गरीब है उनको फ्री मकान दे रहा है, उनको फ्री अनाज दे रहा है। भारत देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब रेवड़ी स्कीम चालू हो गई। तो बैठे बैठे अगर तुमको फ्री पैसा मिल रहा है तो किसको काम करना है? तो आज के टाइम पे अगर आपने जैसे ही किसी को मिसट्रीट कर दिया ना, वो तो मैं काम नहीं करना, घर पे बैठा रहूंगा, चलेगा, मैं फोड़ लूंगा, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, आप देखेंगे उनके पास पुराने एम्प्लॉयज ही टिके रहेंगे। जो खुद 40 50 60 वाले हैं, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आता, न्यू एज नहीं आता, यंगस्टर्स ज्वाइन करके भाग जाएंगे और वो बहुत दुखी होंगे। तो ये चीज़ आपकी रही एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट एक एमएसएमई क्या कभी अपना विज़न ये बना सकता है कि वो ग्लोबल हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? ग्लोबल हो सकता है, 1,000 करोड़ पे पहुंच सकता है, 100 करोड़ पे पहुंच सकता है। हमने किए हुए हैं। मेरे अंडर 300 400 कंपनीज है जिन्होंने 100x ग्रो किया है। पॉसिबल है, फेल भी हुए, ग्रो भी हुए। फेल होने के कारण भी वही है, ग्रो होने के कारण भी वही है। हमारा तो काम है एज ए टीचर, कान पकड़ना, हाथ पकड़ के करवाना, हम वो करवाते हैं। सबसे बड़ा यही है भरोसा, माइंडसेट। आप देखो इलॉन मस्क, पेपैल कंपनी चालू किया था। पेपैल कंपनी बैंकरप्ट हो रहा था, बैंकरप्ट। ओके, उसने लोन लिए, क्रेडिट कार्ड से लोन लिए, पेपाल को बेचा, पैसे आए तो पैसे को बैंक में डाल दिया, दूसरा कंपनी चालू कर दिया। वो कंपनी डूबने के कगार पे था, उसको बचा लिया। फिर टेस्ला स्पेसिक्स चालू किया। तो आदमी, अकेला आदमी, बैंकरप्ट हुआ आदमी, 2 बार बैंकरप्ट हुआ आदमी ने बाउंस बैक किया। डोनाल्ड ट्रम्प से आपको देख लो, उनकी कंपनी में बैंकरप्सी आई, उन्होंने कितनी बार बाउंस बैक किया। तो इतने तकलीफें आने के बावजूद भी अगर आदमी विजन बड़ा रख सकता है, तो आपकी सोच और आपका भरोसा ये आपको आगे लेके जा सकते हैं। ये बहुत फेमस कहावत है, इंसान की सोच और पैर की मोच, ये आपको अटकाएगा। सोच बड़ा रखो और पैर में चक्र रखो, नेटवर्किंग करते जाओ तो आप बड़े बन जाओगे। जैसे आपने अभी ये चीज़ समझाई, तो हर छोटा इंसान आजकल डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहा है कि नहीं, मेरा बिजनेस भी डिजिटल होना चाहिए। हर किसी को लग रहा है मैं इंस्टाग्राम पे हो जाऊँ, मेरे फॉलोअर्स बन जाए। मतलब एक छोटा बिजनेस भी ना आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक को सोच रहा है। तो क्या डिजिटल होना ज़रूरी है या सिर्फ क्वालिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है? दोनों जरूरी है। डिजिटल इज वे ऑफ लाइफ, आप झूठ नहीं बोल सकते। आज हमको कोई अननोन प्लेस पे जाना है तो भाई हम क्या करते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। किसी के बारे में सर्च करना है तो हम गूगल में डालते हैं। किसी का नॉलेज कंटेंट हमको सीखना है तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, या खास करके हम कोर्सेज ऑनलाइन देखते हैं। तो डिजिटल वे ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें मुझे 2 ऑब्जेक्शन है। एक, सक्सेस को नंबर ऑफ फॉलोअर से मेजर करना, ये गलत है। एक एग्जांपल लेता हूँ, उर्वशी राउतेला, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है। उसके 70 मिलियन से अब बहुत फॉलोअर्स है, बट उसकी कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी फिल्म में वो लीड एक्टर है, कहाँ पे वो फेमस है? आप देखो तो हैविंग फॉलोअर्स डज नॉट मीन मनी एंड सक्सेस। ये चक्कर में एक यंग इन्फ्लुएंसर जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स थे, यंग लड़की थी, आयुषी ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। उसका टारगेट था 1 मिलियन फॉलोअर्स पे हमें जाना है, और कोई कारण से उसके फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए, सुसाइड कर लिया उसने अभी रिसेंटली। रिसेंटली। क्या मतलब है, आपने अपने लाइफ को फॉलोअर से काउंट कर दिया? भाई इंडिया में यूथ वेला है, छपरी ऑडियंस है, वो आपको लाइक कमेंट करेगा, लेकिन वो 10 रुपये आपके लिए नहीं निकालेगा। आपके पास 50,000 फॉलोअर्स हो, लेकिन अगर अच्छे फॉलोअर्स हो तो आप ओके हो। तो डिजिटल सेकेंड, ऑफकोर्स क्वालिटी से इंपॉर्टेंट है, मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मेरे वीडियो देखने से या मेरे जॉब करने से या मेरे बिजनेस करने से कस्टमर को, बिजनेस को क्या वैल्यू हो रहा है? तो वो क्वालिटी माइंड, वो वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे, आप ग्रो कर दोगे। एक पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी और पैसा कमाने का गोल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? कि आपका माइंडसेट सिर्फ पैसा होना चाहिए या एक स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए आपको? देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, बिजनेस क्यों करना है। जो लोग बोलते हैं ना कि सर घर पे बैठेंगे तो क्या करेंगे, पैसा कमाना है, फेम चाहिए, वो लाइफ में कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म सक्सेस, बाइजू भी था, $22 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। आज जीरो माइनस, कोर्ट केस चालू है, खत्म हो गया।
तो आपका डेफिनेटली गोल होना चाहिए पैसा, बट इसमें कंडीशन है, मैं वापस बोलता हूँ, गैप ढूंढ के वैल्यू क्रिएट करके हैप्पीनेस वाला पैसा अगर आएगा तो लंबा टिकेगा। एंड बिजनेस एंड लाइफ इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ T20। आप देखो T20 के जो बेस्ट प्लेयर्स है ना, वो टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल सूर्य कुमार यादव है, आई लव हिम, बहुत सही आदमी है T20 के लिए, वनडे के लिए शायद, टेस्ट के लिए मे बी नॉट, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर बेसिक्स ही नहीं है, जिसका आदत ही है आड़ा टेढ़ा शॉट्स मारा, T20 में ठीक है, टेस्ट में नहीं टिकेगा। टेस्ट में आपके पास पेशेंस चाहिए, द्रविड़ जैसा, कोहली जैसा पेशेंस और टेक्निक चाहिए। तो यही है बिजनेस का फंडा कि आपको पैसा कमाना है तो वैल्यू क्रिएट करो। तो पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में गैप ढूंढो, वैल्यू क्रिएट करो तो पैसा आएगा। नहीं तो मैं हमेशा, मेरा फेवरेट डायलॉग है, पैसा कमाना है तो बैंक लूट लो, या तो स्कैम कर लो, या लॉटरी खेल लो, बट अगर लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो वैल्यू क्रिएट करो। तो आपने कहा कि पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करो, पैसा अट्रैक्ट करने का साइंस क्या होता है? बहुत सिंपल है, पैसा अट्रैक्ट करने का साइंस बहुत है। मैं इसका फॉर्मूला को कहता हूँ STAR, स्टार। सबसे पहले अपने स्किल पे काम करो। तुम्हारे में स्किल नहीं है तो टॉप 1% में नहीं हो तो पैसा लंबा नहीं आएगा। गाना गाने वाले बहुत है, ओके, कोई गाना वाला बेचारा ट्रेन में गाता है, ओके, तो उसको 2 रुपये मिलता है। कोई गाना का इतना गाता है, उसको पसंद है, बट हमें सुनना नहीं आता तो हम जूते मारते हैं। और कोल्ड प्ले अगर गाना गाता है, दिलजीत साहब गाना गाते हैं, तो लोग 1-1 लाख की टिकट भी लेते हैं। क्या है? स्किल। तो पहले अपने आप को स्किल इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप वर्ल्ड के टॉप 1% पे चले जाओ। जैसे मेरा ओपन चैलेंज है, मैं अपनी बात करूँ, मेरी कंपनी की, मेरी टीम की बात करूँ, हम हमारे टीम वाले को बैच राइजर्स बोलते हैं, यानी हमारी टीम के लोग हैं। तो हमारे जितना हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता, सब ज्ञान देते हैं लेकिन कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता। ये मेरा ओपन चैलेंज है, और इसके कारण हम 100x ग्रो हुए। जो 4 साल पहले हम एनुअल टर्नओवर करते थे, आज हमारा वो दिन का प्रॉफिट है, दिन का। तो ग्रोथ है, और दुआ के साथ ग्रोथ है, हैप्पीनेस के साथ ग्रोथ है। तो आप अगर स्किल पे काम करोगे, आप ग्रो करोगे। स्टार फॉर्मूला का एस हो गया। टी, गैस करोगे टी क्या होगा? यस, गैस करो। टाइम मैनेजमेंट। नहीं, एकलव्य, टीचर चाहिए, जी। टीचर चाहिए। जो आदमी MBA रहेगा ना, मेरे को बहुत आता है, वो गिरे। बी कोचेबल, सीखो, यूट्यूब से सीखो, कोर्सेरा से सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखो, फ्रेंड से सीखो, लेकिन सीखो। सचिन को भी रमाकांत आचरेकर साहब कोच लगे थे, टैलेंट था तो भी कोच चाहिए ना। कोच का काम क्या होता है कि भाई मैंने 20-25 साल जो देखा है, मैंने सक्सेस देखा है, फेलियर देखा है, मैंने खुद ने सक्सेस किया है, फेलियर किया है, वो मैं तुझे पास कर दूँ तो 25 साल का ज्ञान तुझे 1 साल में मिल जाए, तो तेरा लाइफ सुधर जाए। तेरे अंदर का जो पोटेंशियल है तुझे दिखेगा नहीं, मुझे दिखता है। मैं आईना दिखा दूँ, मैं तेरा कान पकड़ के तेरे से मेहनत करवाऊँ तो तेरी आदत बन जाए। ये एक टीचर कोच का काम होता है। तो अच्छा कोई दोस्त या यूट्यूब से रखो, यानी। और मैं एकलव्य का नाम क्यों हमेशा लेता हूँ, उसके पास पैसे नहीं थे, वो राजा किंगडम से नहीं था, तो भी द्रोणाचार्य को बाहर से देख देख के, भूख से उसने सीखा। फिर भले द्रोणाचार्य ने उसका मांगा तो उसने दे दिया बेचारे ने गुरु दक्षिणा, बट सीखा। तो टी यानी टीचर, कोच चाहिए। ए आता है आपका अफर्मेशन, आपका माइंडसेट, आपका एस्ट्रो वास्तु, आपका स्पिरिचुअलिटी, ये भी चाहिए। जिस दिन आप ये बोलोगे ना मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, और वो 100 करोड़ के आदमी के साथ मेरा जन्म हुआ था 3 हॉस्पिटल बांधने के लिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, सेल्फिश हो, वो तो आप में और जानवर में क्या फ़र्क है। बट जिस दिन आप सोचोगे कि यार मेरा जन्म हुआ था 100 करोड़ कमाने के लिए और 3 हॉस्पिटल बांधने के लिए, मेरा जन्म हुआ था 100 करोड़ बनाने के लिए और 10 भंडारा खोलने के लिए, ऑफर में एनर्जी देखो क्या आता है। ऊपर वाला खुद देगा, क्यों मालूम है? ऊपर वाला देखता है भाई मेरे यहाँ पे करोड़ों बच्चे सब मांग रहे, कोई ऐसा नहीं मांग रहा कि ईश्वर मुझे ये शक्ति दो कि मैं आपके बिहाफ पे दे सकूं। तो वो बोलता है बेटा चल तू मेरा मैनेजर रख। समझो ये हैक। बिल्कुल। तो अफर्मेशंस, आपकी एस्ट्रो वास्तु, ये 25% है। प्रॉब्लम क्या है, आजकल के यूथ पॉडकास्ट को देख के सिर्फ अफर्मेशन एस्ट्रो वास्तु करते हैं। लोग रोज बोलते हैं कि यार मैं करोड़पति बन जाओ, मैं करोड़पति बन जाओ। वो राहु का, गुरु का वीटी पहन लेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे। क्या स्विच वर्ड्स बोल लेंगे। क्या बस बस ग्रीन कलर के पेन से ये लिख लो, सिर्फ लिखने से ये हो जाता है, तो खत्म हो जाता भाई। सभी ऑफ कोर्स ये हेल्प करेगा, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्किल लगेगा। एंड आर सबसे टफ, आर इज रगड़ना। आर यानी रगड़ना, एग्जीक्यूशन। स्किल है लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे नहीं जाओगे, रगड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? टीचर है सिखाएगा, आप रगड़ोगे नहीं, आप फील्ड पे उतरोगे नहीं तो क्या करोगे? अफॉर्मेशन है, रगड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो आर इज रिजल्ट थ्रू रगड़ना। 10,000 घंटा की तपस्या करो तो ही रिजल्ट आएगा, शॉर्टकट रिजल्ट नहीं आता। तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो कि स्किल पे काम करो, अच्छा कोई टीचर पकड़ लो, एनर्जी अफर्मेशन पे काम करो और रगड़ो, स्ट्रगल करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके हाथ से अवार्ड भी ले पाया,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, अब्दुल कलाम साहब का जन्म एक्सट्रीमली गरीब फिशिंग फैमिली में हुआ था, छोटे से गांव में। ना स्कूल, ना एजुकेशन, ना पैसा, भूख था, पढ़ाई किया। भूख था, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो सुबह उठ के न्यूज़पेपर डिलीवर करते थे, आपको मालूम है। फिर उनके पास तो आज आप कंप्लेन नहीं कर सकते, जितने भी लोग घर पे बैठे बैठे जिनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, अब्दुल कलाम साहब का जन्म आपसे कम स्थिति में हुआ था। उसमें टैलेंट था लेकिन स्किल पे काम किया, राइट। उन्होंने 4-5 अच्छे टीचर्स को पकड़ के, सर आप फ्री में मुझे सिखा दो, सिखाया उन्होंने। वो स्पिरिचुअलिटी में मानते थे, डिस्पाइट बीइंग ऑफ सम रिलीजन। वो क्या बोलते थे, साइंस इज गुड, स्पिरिचुअलिटी इज गुड। बहुत आप उनके बुक्स देखो, विंग्स ऑफ ड्रीम, वो बहुत सुंदर बुक्स है। और उन्होंने स्ट्रगल किया, रगड़ा, आईएसआरओ को सेट किया, न्यूक्लियर को सेट किया, और देश के लिए एक आइडियल, हमारे एक सिटीजन बन गए। हम लोगों को बोल सकते हैं ना कि आपकी जो भी रिलीजियस बिलीफ हो, आप ऐसे सिटीजन बनो जो लोगों को हेल्प करे, साइंस को आगे लेके जाए, प्रोग्रेस करे। तो स्टार फॉर्मूला एक गरीब बच्चे फिशिंग फैमिली को भी देश का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और हमारा दिल जीतने वाला इंसान बना सकता है, तो आपको भी बना सकता है। वो एक लौते ऐसे मुस्लिम हैं हिंदुस्तान के अंदर जिससे शायद ही कोई नफरत करता हो। वही कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका डीआरडीओ में जाके मैं खुद डीआरडीओ विजिट करा हुआ हूँ, उनका केबिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप देखोगे डीआरडीओ के अंदर जाके तो उनके केबिन की पूजा की जाती है, वो आज भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज रखा हुआ है। यस, उनका एक किस्सा बोलूं, आदमी का बॉस क्या होता है, और फिर मैं आपका एक डायलॉग भी बोलता हूँ। मैं ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, आई थिंक ये पॉलिटिकल चार्ज है, बट मेरे बेस्ट पार्टनर्स और मेरे बेस्ट एम्प्लॉयज, वन ऑफ द बेस्ट, आर मुस्लिम्स। तो मेरे हिसाब से रिलीजियस बिलीफ डज नॉट मैटर। अगर आप स्टार फॉर्मूले में आते हो, स्किल है, टीचर है, आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो, दुआ मांगते हो, देखो उनके अंदर भी कुछ 3-4 चीज़ मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट उनमें कंपल्सरी होता है ज़कात करना। आप देखो, डोनेशन करना आप करो। उनके अंदर भी मुझे एक चीज़ अच्छा सीखने को मिलता है कि एक दिन होता है, शब बारात या कुछ कहते हैं, आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि एक दिन पे वो हिसाब करते हैं कि हमने पूरे साल में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और माफ़ी मांगते हैं। प्रॉब्लम है कि अपने एंसेस्टर्स से। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ अपडेट होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आप प्यार से कम्युनिकेट करो तो अच्छा रिजल्ट ही निकलने वाला है, ये मेरा मानना है। जैसे सोहेल भाई, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बट अभी मैं कलाम साहब का एक एग्जाम्पल दूं जो आपको पसंद आएगा कि आदमी कैसा होता है, एक लीडर कैसा होता है। कलाम साहब ने अपने एक टीम मेंबर को, जूनियर को बोला कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यार, और ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में हमें काम करना है। और वो दिन वो जूनियर वाले के बच्चे का बर्थडे था। वो बोलता है, पापा पूरे साल तो आप आते नहीं हो, आज मेरा बर्थडे, मुझे ये फेयर पे जाना है पापा प्लीज। पापा बोलता है, बेटा प्रॉमिस। लेकिन जब वो काम करने आता है ना, तो कलाम साहब को देखता तो बोलते हैं, यार देश देश के लिए भी करना है। काम करता करता बर्थडे मिस हो जाता है, देखता है, अरे 10 बज गए, काम में पता नहीं चला। रात को घर पे जाता है तो घर पे परिवार आउट, पर नहीं है, बेचारा सैड हो गया। फिर वापस जब रात को थोड़ा लेट परिवार आता है तो परिवार उसको थैंक यू बोलता है। और जब देखते तो कलाम साहब साथ में गए हुए रहते हैं, और कलाम साहब बोलते तू काम में इतना बिजी था, तो मैं भाभी जी को और आपके बच्चे को मैं लेके गया फेयर में, वो मेरा ड्यूटी था। क्या जरूरत है एक मैनेजर को, एक सीनियर को ये करने की। पर वो देखता है कि मैं आज इसको टोकूंगा तो इसकी तपस्या भी भंग हो जाएगी, काम भी भंग हो जाएगा। बट ये अपने बच्चे को प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसका प्रॉमिस मैं पूरा करता हूँ, इसको अपना काम करने दो। क्या बैलेंस निकला ये इंसान ने। इसे एक तरीके से मान सकते हैं, एक बिजनेसमैन को अपने काम में इस तरीके से लगाना चाहिए, Yes. ग्रेटिट्यूड अपने भगवान की तरफ नहीं, अपने एम्प्लॉयों की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो आप हो तो वो नहीं है। बिल्कुल। ये माइंडसेट चेंज हुआ तो मेरे ख्याल से बिजनेस बहुत देखो ग्रो बहुत फेमस कोट है, यू टेक केयर ऑफ योर टीम विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट, कैश फ्लो, वैल्यूएशन। हम डायरेक्ट वैल्यूएशन उल्लू बनाने के बारे में सोचते हैं, टीम का जो रिस्पेक्ट नहीं रखता। जैसे आज मेरा काम क्या है, मेरे 5 कंपनीज है यश, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मेरे रिटेल चेन स्टोर्स है खुद के, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा एक ऑनलाइन D2C ब्रांड है, मेरा मेंटोरिंग बिजनेस है, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंड रेजिंग आर्म है, और मेरा एक एनजीओ जो मेरी वाइफ हेड करती है। 6 बिजनेस एक आदमी चला नहीं सकता, 6 का 6 फाउंडर मैं हूँ, CEO में हूँ। लेकिन मेरा टीम इतना फैंटास्टिक है कि मुझे दिन का 2 घंटा ही काम करना पड़ता है, बाकी दिन मैं घूमता हूँ, फंड रेजिंग करता हूँ, आप जैसे लोगों को मिलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, आराम करता हूँ, वेकेशन करता हूँ। और मेरा एक ही काम है, मैं टीम को रोज सुबह एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारे लाइफ में कोई तकलीफ है, मैं तुम्हारी तकलीफ सॉल्व करूँ, तुम बिजनेस की तकलीफ सॉल्व करो, बिजनेस में पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ये फिलोसफी से जी रहा हूँ, अब तक सब अच्छा चल रहा है। अभी आपने बात करी कि आपके 5 बिजनेसेस हैं, एनजीओ रन कर रहे हैं, तो समझ आता है कि वो अच्छे लीडर हैं। तो एक बिजनेसमैन को अच्छा लीडर बनने के लिए अपने अंदर क्या डेवलप करना चाहिए? पहले तो अहंकार निकाल दो, ये माइंडसेट रख दो, ये बहुत बड़ा चीज़ कहने वाला हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो दे रहा है ऊपर वाला दे रहा है, और टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। तो जो इंसान सबको साथ में लेके चल सकता है वो ही आगे बढ़ेगा।
बार बार रिसर्च हुआ था कि आईक्यू को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, आईक्यू को, इंटेलिजेंस को, और लोग हमेशा ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर मेरे बच्चे को होशियार बना देना। रिसर्च ये कहता है कि जिसका आईक्यू हाई है ना वो लाइफ में दुखी है, उनके डिवोर्सेस ज़्यादा है, वो बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहे, जॉब में दुखी है। मालूम है क्यों? आईक्यू वाला टीम प्लेयर बन ही नहीं सकता, उससे गलतियां बर्दाश्त नहीं होती, उसके अंदर ईगो आ जाता है, वो लोगों को टॉन्ट मारता है, बीवी भाग के चली जाती है, बच्चे बात नहीं करते, जॉब में प्रमोशन रुक जाता है, बिजनेस में टीम कस्टमर वेंडर टिकता नहीं है। तो इंटेलिजेंस इनफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा दिल होना, टीम प्लेयर होना, स्ट्रिक्ट रहो लेकिन एक टीम प्लेयर हो, वो करना। मुझे मोदी जी का एक चीज़ अच्छा लगता है, सही हो या बुरा आपका पर्सनल ओपिनियन है, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, जब अपना एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ और वो फेल हुआ तो उन्होंने साइंटिस्ट को, इसरो के जो हेड थे तभी, उसको सबके सामने गले मिलाया और वो रो रहा था छोटे बच्चे की तरह, उससे बोला कोई बात नहीं बेटा, वेल डन, भारत माँ की तू अच्छा सेवा की। ये एक लीडर का क्वालिटी होता है, आप उसे शो मानो सच मानो, बट ये जो उन्होंने डिस्प्ले दिया जो भी था, ये जो था, ये एटीट्यूड एटलीस्ट ये हमारे लाइफ में होना चाहिए कि आप अपनी टीम को टेक केयर करो। इसको एक सोशल मैसेज की तरह लिया जा सकता है कि आप समझो। समझो। तो आप जब बता रहे हैं कि आप 5 बिजनेस संभाल रहे हैं, एक एनजीओ भी संभाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लीडरशिप टेस्ट क्या था? लीडरशिप टेस्ट 2 बार ऐसे हुआ, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ऊपर वाला परीक्षा लेगा, खास करके जब आप श्रद्धा रखते हो तो आपका नाव सबसे ज़्यादा हिलता है, डूबेगा नहीं बट हिलेगा, इतना हिलेगा क्या रोगे। एक बार हमारी टीम में, मेरा नेचर में बहुत ओपन हूँ, हम जिसको सिखाते हैं और हम अच्छा खासा फीस भी चार्ज करते हैं, वो एक्सपीरियंस कब है। तो एक बार एक लेडी थी, वो आई, अच्छी टीम मेंबर मिली, उसको अच्छा सैलरी दिया, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग दिया। एक दिन अचानक सब हिसाब करने के बाद नेक्स्ट दिन से उससे मेरे नोट्स ले लिए, मेरा डेटाबेस ले लिया और बोल दिया कि बस है सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 रुपये चीज़ में हम सिखा रहे, वही चीज़ मैं आपको 2 रुपये में सिखाऊंगी। और वो सेपरेट होकर उसने सब कस्टमर्स को कांटेक्ट किया, तो तभी हम काफ़ी डिस्टर्ब हुए। बट नसीब ये था कि खाली 3% कस्टमर्स हमारे निकले और वो भी वापस आए और हमारा बिजनेस इम्पैक्ट रहा। तो तब पता चला कि जो वैल्यू, जो पर्सनालिटी, जो एनर्जी हमारे अंदर है, वो लोग कॉपी नहीं कर सकते। तो वो डर और निकल गया कि यार तुम्हारा बिजनेस चालू करो, कुछ नहीं होता। और सेकंड, कोविड के टाइम पे अग्नि परीक्षा हो गई, वो भी हमारे एथिक्स वैल्यूज के कारण। हमने 1.5 साल यश भाई किसी से 1 रुपया इनवॉइस नहीं लिया। कैसे ले यार, आप तकलीफ में हो, आप अपनी टीम को पूरा सैलरी नहीं दे रहे, आपको घर चलाने में तकलीफ है, लोन्स नहीं है। और मेरा काम था कि मेरा काम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ बिजनेस कोच, कि वो समय जब आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो, वो समय में अपना हाथ छोड़ दूँ, कैसा चलेगा। 1.5 साल जूम पे सेशंस, मोटिवेशंस, लर्निंग, एंगेजमेंट, फंड रेजिंग की बात की। लकीली ऊपर वाला रास्ता देता है। 1.5 साल जीरो इनकम, सेविंग्स के आपको समझ गई डिप्लीट हो गई। और मम्मी पापा को तभी एक छोटा सा घर लेना था देवलाली में, क्योंकि उनको बॉम्बे से छोड़ना था, तो देवलाली का घर भी हमने लिया। तो सेविंग्स जीरो हो गई मेरी, जीरो सेविंग्स। फिर भी हिम्मत, छाती चोड़, ऊपर वाला देखेगा। और फिर नया वैल्यूएशन का लाइन सीखा, और जितना सेविंग्स मैंने 2 साल में डिप्लीट किया, 1 महीने में उसका 10x खड़ा कर दिया। ये ऊपर वाला नीति है। तो परीक्षा लेता है पर देता भी है। अभी आपने जैसे बताया कि 1.5 साल आप बिल्कुल डाउनफॉल में रहे। आजकल न्यूज़ और चैनल्स ने नया बना रखा है, मतलब एक हम मान नहीं सकते, हो सकता है कि मोदी जी बदला भी लें, और हो सकता है कि ये न्यूज़ वालों ने अपने लाइमलाइट के लिए बना रखा हो कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होगा। तो मेरे हिसाब से जब वो अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो 1 साल सबके लिए बहुत टफ हो जाएगा जी। तो आपके हिसाब से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या एमएसएमई पे क्या इम्पैक्ट? देखो, जब वॉर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, और क्योंकि ये वॉर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, अगर होगा, मेरा मानना है बड़ा वॉर नहीं होगा। मोदी जी एक्शन लेंगे, सबको भरोसा है, क्योंकि उरी के बाद, पुलवामा के बाद सबको पता है कि एक्शन तो होना ही होना है। पहलगांव का भी बदला तो हम लेंगे, बट वो एक्शन छोटा मोटा स्ट्राइक अटैक से होगा, बट वो एक्शन पानी को रोकने से, ट्रेड को रोकने से, फंडिंग को रोकने से, इंटरनल शायद पॉलिटिक्स इंटरनली करके देश को अंदर से तोड़ने का, ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान होगा। और पाकिस्तान के टुकड़े तो होंगे, बट अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो वो फिर उसमें पाकिस्तान को ऑलरेडी टर्की सपोर्ट कर रहा है। टर्की का आप देखो प्लेन आ गया है, वॉर जहाज ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर इसमें टर्की शामिल होगा, मलेशिया शामिल होगा, चाइना इंडायरेक्टली शामिल हो जाएगा, बांग्लादेश शामिल होगा। फिर इंडिया को सपोर्ट लेना पड़ेगा मजबूरन, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का। तो फिर ये धीरे धीरे ग्लोबली एस्केलेट शायद हो सकता है। तो जब भी ऑलरेडी आप देखो इंडिया ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, वर्ल्ड में रिसेशन है,
तो एक्सपोर्ट बिजनेस तो ऑलरेडी डाउन हो गए, टफ चल रहे जो गारमेंट इंडस्ट्री वाले। बाकी ये वॉर होगा तो एक्सपोर्ट और डाउन होगा, ये वॉर होगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, बैंक अपने रेट्स बढ़ा देंगे, तो 1 साल के लिए बिजनेस डेफिनेटली हिलेगा। ओके, बट 3-4 बिजनेसेस अच्छे भी हो जाएंगे। डिफेंस डिफेंस के जो बिजनेस है हमारे, मैजोकॉन डॉक्स है, HAL करके है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके है, पारस डिफेंस करके है, ये जो भी डिफेंस की कंपनी जो मेक इन इंडिया करे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो 1 साल का पीरियड है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, आपके थ्रू, कि हम इंडियंस बहुत खुश होते हैं दिन भर सोशल मीडिया में रह के हम अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। ऐसा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान एक भिखारी देश है, बोलना नहीं चाहिए, गलत है, बट मैं बोल रहा हूँ ये भिखारी देश है। हमको पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, मक्खी है वो। हमें अगर ग्रो करना है और एक्चुअली अपने यूथ को डेवलप करना है तो हमें 3 कंट्रीज को अपने कंपेयर करना चाहिए, जो एक लेवल एक टाइम पे हमारे बराबर या हमारे नीचे थे और आज हमसे बहुत ऊपर चले गए। उनसे सीखना है, सीखेंगे तो ही विश्व गुरु बनेंगे। सिर्फ बोल बोल के सोशल मीडिया पे ट्रोल करके तो नहीं बनेंगे भाई। ओके, मैं यूएस से कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस आगे छोड़ दो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ चाइना से। 1960-70s में इंडिया चाइना सेम थे, आज चाइना 10x 100x मैन्युफैक्चरिंग में है, जीडीपी में 3x 4x है। दुबई छोटा सा देश, सिर्फ तेल है, रेत ही रेत है, दुबई कहाँ पहुंच गया। पर पर्सन आप कैपिटा आप देखो, इनकम कितना हाई है, हमारे से 10x से आज ज़्यादा, और पूरा वर्ल्ड का ट्रेड बन चुका है, स्टार्टअप का ट्रेड बन चुका है। एंड थर्ड सिंगापुर, हमारे देश में तो जंगल भी है, गोल्ड भी है, कोल भी है। सिंगापुर हैज जीरो रिसोर्सेस, नो नेचुरल रिसोर्सेज, नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। आज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है आफ्टर न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो सिंगापुर कितना आगे है, डिसिप्लिन देखो, सफाई देखो। तो भाई हमें अगर सुधरना है तो हमारे यूथ को सिंगापुर चाइना जैसा हार्डवर्क करना सीखना पड़ेगा। हमें अगर सुधरना है तो हमारे गवर्नमेंट को दुबई जैसा पॉलिसी करना पड़ेगा। एक बार जब हम सब फेयरली टैक्सेस भरे, आज देश के सिर्फ 3% लोग टैक्स भर रहे हैं तो कैसा चलेगा देश। और अगर हमको आगे सुधरना है तो दुबई चाइना सिंगापुर से सीख के आदमी, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेसी, हम जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक हमारा रियल ग्रोथ होने वाला नहीं है। हम आज बहुत खुश है और मुझे लोग डायलॉग मारते हैं यश कि सर चाइना में आज़ादी नहीं है, तो इंडिया में एक्चुअल आज़ादी है। करोड़ों रुपए का गुरुग्राम में, मुंबई में फ्लैट लेने के बाद रोड कैसा मिल रहा है, हवा कैसा मिल रहा है, पानी का सेफ्टी है, आदमी का सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेफ्टी है, कुछ नहीं है कुछ। तो काहे का फ्रीडम, सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल करने का फ्रीडम चाहिए आपको? नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप देखो भारत देश के जो बी ग्रेड के एंटरप्रेन्योर्स है, बी ग्रेड का मतलब नॉट सुपर रिच बट रिच, जो मिलियनर्स है, देश को छोड़ के जा रहे हैं, इंक्लूडिंग विराट कोहली साहब। न्यूज आर दैट ही इज सेटलिंग इन लंदन। क्यों? उसे मालूम है मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, करोड़ों टैक्स कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का हेल्थ, सेफ्टी, फ्यूचर क्या है। तो मैं आई लव माई कंट्री। देखो मैं यूएसए का करोड़ों का जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, 12 साल से एमएससी को हेल्प कर रहा हूँ। बट आई थिंक हमें बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, सबको सुधरना चाहिए। और ये 3 कंट्रीज को स्टडी करो, दुबई, सिंगापुर, चाइना, सबके अलग अलग प्लस माइनस है। इंडिया अगर अपडेट करना चाहता है तो हमें अपने आप को इनसे कंपेयर करना चाहिए, भिखारी देश से नहीं कंपेयर करना चाहिए। अभी जैसा आपने बताया कि हमें उनसे कंपेयर करना चाहिए, अगर कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स की माने तो उनका कंपैरिजन ये है कि इंडिया की टैक्स पॉलिसी ख़राब है। तो आप भी 5 बिजनेस के ओनर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज होना चाहिए? मैं कंट्रोवर्सी कर दूं? चलो, 2 चीज़ें। एक तो इंडिया डेमोक्रेसी इंडिया के लिए ख़राब है कुछ हद तक, क्योंकि डेमोक्रेसी के कारण हम टफ डिसीजन नहीं ले सकते। आप इमेजिन करो कोई अगर अच्छा, रिलीजियसली टॉलरेंट, वाइज आदमी 3 साल के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और ना उसे कोई स्टेट इलेक्शन। आप देखो आज मोदी जी का 60% टाइम कभी बिहार जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, बंगाल जाएंगे कैंपेन करने के लिए और बाहर घूमेंगे, तो देश पे काम कौन करेगा? तो भाई या तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, या तो फिर 3 साल के लिए इलेक्शन रोक दो और बोलो भाई मोदी जी ठीक है, आप सही गलत आप करो, चांस देते 3 साल के, लाइफ लॉन्ग नहीं, 3 साल दो। तो मैं अगर रहता तो सबसे पहला चीज करप्शन को निकालने के लिए 500 का नोट बंद करो। जब तक ये इलेक्शन है हम नोट बंद नहीं कर सकते 500 का। 500 का जैसे आप नोट बंद कर दोगे ऑटोमेटिक डिजिटल इकोनॉमी बढ़ जाएगा, सब टैक्स में आ जाएंगे। सिंपल सोल्यूशन है। सेकंड, रेवड़ी स्कीम जहाँ रिक्वायर्ड नहीं हम वहां दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना रिक्वायर्ड नहीं है, लेट पीपल स्ट्रगल लिटिल। ऑफकोर्स मेरे देश का मेरा भाई मेरा बहन भूखा मर रहा है तो इन्हें हेल्प करना है। बट एक रिसर्च ये कहता है कि 96% इंडियंस को अगर आपने फ्री घर दे दिया, जो दे दिया, फ्री अनाज दे दिया और 1500, 2000, 3000 के रेवड़ी स्कीम मम्मी और बहन को दे दिया, काम ही नहीं करेंगे।
अभी काम ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेगा भाई? और ये रेवड़ी का चुकाने का पैसा कहाँ से आएगा? मेरे जीएसटी, तेरे प्रोफेशनल टैक्स उधर से ही आने वाले दोस्त। तो ये स्कीम जो है ना, डेमोक्रेसी देश को खराब कर रहा है। ये एक बाजू देश का सबसे बड़ा डेंजर है। डेमोक्रेसी चाहिए, मैं मानता हूँ कि भाई कोई एक पार्टी तानाशाही ना करे, बट एक बाजू डेमोक्रेसी के कारण आप देखो रेवड़ीज का क्या कॉस्ट है, क्यों देना है? एजुकेटेड वुमेन को आप फ्री बस दे रहे हो, क्यों देना है भाई? लेट देम पे। हम इक्वल राइट्स की बात करते तो मेरी बहनें, मेरी मम्मियाँ पे कर सकती है, हमारी बेटियां पे कर सकती है। 15-20 रुपया टिकट, हजारों करोड़ों का लॉस आ रहा है। एक और सेकंड, भारत देश में अब बिजनेस भी खत्म हो रहे हैं। बिजनेसेस अब सिर्फ मोटा भाई ले रहा है, सिर्फ अडानी ले रहा है, टाटा बिरलास ले रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फंडेड कंपनीज ले रहे हैं। मेरा छोटा देशवासी खत्म हो रहा है। सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। देश के एयरपोर्ट और पोर्ट सिक्योरिटी कितना बड़ा है? जहाज से माल आता है, एयरपोर्ट से आदमी आते हैं। अगर वो एयरपोर्ट और पोर्ट मेजोरिटी अडानी के हाथ में है, तो एक आदमी देश का सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। देश का मोबाइल फोन, क्योंकि आज मोबाइल के बिना आप जी नहीं सकते यश। डेटा के लिए मोटा भाई को जियो दो। फिर आपको आईपीएल देखना है तो जियो हॉटस्टार पे देखो। तो आपके लाइफ का हर एक्सपेक्ट या तो टाटा, या तो बिरला, या तो अडानी, या तो अंबानी, ये लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो काहे का डेमोक्रेसी? ऐसे भी डेमोक्रेसी नहीं है तो ये फालतू का वोट बैंक पॉलिटिक्स और रेवड़ी के लिए डेमोक्रेसी को 3 साल हटा दो और फंडामेंटल टफ डिसीजंस लो। मेरा मोदी जी से यही आस्क है, ये इनका करियर का लास्ट फेज है, हम दुआ करें वो बहुत जिए, सब लोग बहुत जिए। टफ डिसीजंस लो देश के लिए, तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप इमेजिन करो, जिस देश में हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, हम विश्व गुरु की क्या बात कर रहे हैं? आज मेक इन इंडिया 90% स्कैम है, मोदी जी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मजबूरी। क्योंकि हम चाइना को compete ही नहीं कर पाते, तो चाइना से माल मंगाते और यहाँ पे असेंबल करते, और असेंबल करके बोलते मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ट्राई बहुत कर रहा है, जेन्युइनली आई फील ट्राई कर रहा है, और कर सकता है, बट और उन्हें टफ डिसीजंस लेने चाहिए। तो आपने बताया कि हम लोग राशन फ्री बांट रहे हैं, पर उस तरफ एक और स्कीम है हमारी आत्मनिर्भर भारत। तो ये क्या सिर्फ एक स्लोगन है या इसके ऊपर कोई काम किया है गवर्नमेंट ने, आपने देखा? चलो एक निंदा कर लेते हैं, स्लोगन बहुत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छा स्कीम है, बुरा स्कीम है? अच्छा स्कीम, बहुत अच्छा स्कीम है। कितने पैसे आएंगे उसमें अंदाज से? कितना गवर्नमेंट ने बजट दिया रहेगा? करोड़ों अच्छा रुपए खासा तो रहेंगे। अज्यूम करो 100 रुपए, वो 100 रुपए का यूज कहाँ पे हुआ है? किसी को नहीं पता। 80 रुपया सिर्फ होर्डिंग लगाने में गया है। और होर्डिंग में कौन सी बेटी का फोटो है? ये प्रधानमंत्री साहब का फोटो है। बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेसी का मजबूरी है, क्योंकि उनको ब्रांडिंग करना पड़ता है, वोट के लिए दिखना पड़ता है। तो मेरे जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका यूज क्या हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत एक अच्छा स्लोगन है, एक रैलिंग कराई। देखो मोदी जी बहुत स्मार्ट है। कोविड के टाइम पे थाली बजा के कोविड का जम्स भागने वाला नहीं था। ताली बजा के थोड़ी कोविड का जम्स भागने वाला था। 1 घंटा लाइट भर के कुछ नहीं, वो आदमी को एंगेज करना जानते। तो ये स्कीम से जब उन्होंने बोला कि भाई चाइना से हमें डिपेंडेंसी कम करना है, तो मेक इन इंडिया का बब्बर शेर बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, तो पुश कर रहे। और कुछ कुछ पॉलिसीज वो ला रहे हैं, जैसे जेम पोर्टल जो गवर्नमेंट के टेंडर्स है, उसमें वो प्रेफर करते हैं अगर आप जेन्युइनली मेक इन इंडिया हो तो आपको काम मिलेगा। तो कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, बट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी स्लोगनबाजी, मार्केटिंग ज्यादा है, कम है। मुझे ऑनेस्टली बोलो, बाथरूम बनाओ तो एक ही आदमी का फोटो, कोविड के सर्टिफिकेट में एक ही आदमी का फोटो, तो भाई डेथ सर्टिफिकेट में भी एक ही आदमी का फोटो डाल दो। मैं हाँ, मैं एक्चुअली एडमायर भी करता हूँ, बट मैं ऐसा चाहता हूँ। देखो अब ये आपके पॉडकास्ट में ना आपको दोनों ट्रोल मिलेंगे, मोदी लवर्स जिसे कोई अनभक्त भी बोलता है, एंड मोदी ट्रोलर्स भी मिलेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई देश कॉमन सेंस से क्यों नहीं चलता, कि आप जिसे प्यार करते हो उसको सुधारने के लिए थोड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो। ये बहुत गलत है देश में कि आप किसी के खिलाफ अ भी बोल दो तो तोड़ फोड़ गाली गलौज हो जाएगा। तो काहे का डेमोक्रेसी? सही बात, तानाशाही है। हाँ, फिर तानाशाही हो गया। अभी हमने स्टार्टिंग में जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि अपने बिजनेस में एस्ट्रो वास्तु को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो आपके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु कैसे बिजनेस में इंक्लूड किया था? मैं आपका स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अपने बिजनेस में एनर्जी को इंप्रूव करो। एनर्जी का एक हिस्सा होता है अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, स्विच वर्ड्स। एक हिस्सा होता है मेडिटेशन, बिलीफ, कॉन्फिडेंस। एक हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इसके लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने उसका स्टडी किया और मुझे लगता है वो साइंस है, वो लॉजिक है। इमेजिन करो हनुमान चालीसा में यहाँ से सूरज का डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो कुछ तो लॉजिक है। इमेजिन करो 1000 साल पहले ये लोग ने सन का मूवमेंट, कॉन्स्टलेशन, ये सब लिखा है, तो कुछ तो साइंस है। और एक कॉमन सेंस बोलता हूँ कि भाई अगर मून हिलता है तो टाइड्स भी हिलता है, पानी। तो मून का असर टाइड पे होता है, तो हमारे बॉडी में भी तो पानी है, कुछ तो असर होता रहेगा, कुछ तो असर होता रहेगा। तो एनर्जी है। मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है कि आजकल पॉडकास्ट के कारण, यूथ के कारण
लोगों को लगता है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करके मैं करोड़पति बनूंगा, सिर्फ वास्तु करके मैं करोड़पति बनूंगा, मैं उसके विरुद्ध हूँ। तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, भाई एक बार एस्ट्रोलॉजी वास्तु चेक करा ले, बेसिक गाइडेंस ले ले, फिर परमानेंटली ताला मार दे। रोज चेक करके भाई कौन से मुहूर्त पे चेक साइन करूँ, कब किसी को हायर करूँ, तो फिर वो लड़की ठीक है ना, किस कलर की चड्डी पहने हो वो भी एस्ट्रोलॉजी वास्तु से ही करो। आज ट्यूसडे तो लाल पहन लो, कल वेडनेसडे तो ग्रीन पहन लो। अभी उतना लाइफ पे कंट्रोल मत करो। किसी भी चीज आप कंट्रोल अगर होता है तो आप बर्बाद हो गए। मैं ये भी बोलता हूँ कि जिसको चाय पीना आप चाय पियो, लेकिन अगर 3 दिन चाय नहीं बनता तो आप काम नहीं कर सकते, ऐसा मत बनो। मैं बहुत लोग को देखता हूँ चाय नहीं है तो आज सिर दुख गया, तो आप चाय के अधीन हो गए, तो यू आर एडिक्टेड टू चाय। चाय भी कोई अच्छा चीज नहीं है, मजा आता है मुझे पीने, बट बिना चाय का मैं जी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी वास्तु के बिना भी जीना सीखो, यानी एक बार बेसिक चेक कर लो तो आपको साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगा और फिर सबकॉन्शियस पॉजिटिव हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई नो एस्ट्रोलॉजी, आई नो वास्तु, और मैंने एक क्लाइंट को ऐसे बिना उसका एस्ट्रोलॉजी वास्तु ज़्यादा चेक किए ऐसे बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, तेरे को ये इश्यू है, तो भाई पंचमुखी हनुमान का फोटो साउथ पे रखा और रोज सुबह हनुमान चालीसा सुन ले, और मैं गारंटी करता हूँ, मैंने ऐसे बोला कि तेरे लाइफ में मिरेकल होगा, बिलीव कर। वो बोलते सर आप मेरे गुरु, तो मैं बिलीव करता हूँ। उसने किया, 2 महीने बाद कॉल करता है, सर मेरा फंड फ्लो इंप्रूव हो गया, एनर्जी इंप्रूव हो गया। क्यों? वेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज कन्विंस्ड, एनर्जी ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है। और ऑफ कोर्स हनुमान दादा का तो एनर्जी है ही है। आप कोई भी श्रद्धा में, आप कृष्ण को, हनुमान को, जिसको भी, अल्लाह को, आप अगर आप भक्ति करते हो, आप उनकी प्रार्थना करते हो, तो आपको एनर्जी मिलना ही मिले, पर श्रद्धा से करो। Yes. अभी जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि आप बजरंग बानी हनुमान चालीसा का वर्ड था, हनुमान चालीसा, आपने कहा कि हनुमान चालीसा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख, साउथ डायरेक्शन में। हनुमान का पंचमुखी का फोटो साउथ में रखना चाहिए, और रोज सुबह को हनुमान चालीसा सुनो या बोलो श्रद्धा से, ना धो के, प्योरिटी के स्टेट में। तो अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों ने बता दिया है कि इस डायरेक्शन में गल्ला रखो तो फ्लो आएगा, इस डायरेक्शन में रखो तो वो आएगा, कैश फ्लो आएगा। कस्टमर अगर नहीं आ रहा है, एक्चुअली हमने वास्तु लोगों के पॉडकास्ट करे हैं तो उन्होंने हमें ऐसा समझाया कि इस डायरेक्शन से अगर आपकी एंट्रेंस है तो कस्टमर नहीं आएगा, कैश फ्लो रुकेगा, ऐसा भी कुछ होता है। वो वास्तु आप बोल रहे हो। एस्ट्रोलॉजी देखो, एस्ट्रोलॉजी इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कर्मास। हिंदू और जैनिज्म और बाकी कुछ सेक्स भी मानते हैं कि पुनर्जन्म में मानते हैं। यस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं मानते। तो हम पुनर्जन्म में मानते हैं, तो हमको लॉजिक समझ में आता है कि भाई कोई अंधा बॉर्न हुआ है तो उसका उसका फॉल्ट नहीं है, बट उसके कर्मों का हिसाब है। तो एस्ट्रोलॉजी ये दिखाता है कि तेरे कर्म के हिसाब से तेरे को ये जन्म में क्या लक है, क्या बुरा लक है, क्या मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ये हो गया। वास्तु आपको एनर्जी दिखाता है। आप गाड़ी चला रहे हो तो रोड कैसा है वो वास्तु दिखाएगा, कि रोड में खड्डे है कि रोड स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी चलाने की मेहनत आपको करनी है। एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है कि तेरे को मारुति मिलेगा या मर्सिडीज मिलेगा। वास्तु ये बोलता है कि तेरे को रोड कौन सा मिलेगा, बट गाड़ी किसको चलाना है, कर्म, मेहनत हमें करना है, स्किल, हार्डवर्क, रगड़ना हमें रगड़ना है। ओके, अब वास्तु में आते हैं। वास्तु का भी साइंस समझ लो। सूरज कहाँ पे उगता है? ईस्ट। तो ईस्ट इज अ स्टार्टिंग एनर्जी पॉइंट। ईस्ट के लिए बोलते हैं ईस्ट में सूर्य जल को चलाओ। तो सूर्य देव की आप पूजा करते हो, और प्लांट्स को ईस्ट में रखो, लॉजिक है। प्लांट को वेस्ट में रखोगे तो सनराइज के टाइम में नहीं मिलेगा, उल्टा हो गया। साउथ को हम गर्मी का जोन बोलते हैं। क्यों? दोपहर को 12 बजे सन साउथ में रहता है, तो जहाँ पे 12 बजे एकदम सबसे 12 से 3 धूप हाईएस्ट रहता है, वहाँ पे गर्मी होगा, तो साउथ को हम फायर जोन इसके लिए बोलते हैं। वेस्ट में शांत हो जाते हैं तो वेस्ट को हम प्रॉफिट्स का जोन बोलते हैं। शांत हो गया तो रात को पहले लोग हिसाब करते थे, प्रॉफिट का हिसाब किताब करते थे, तो इसलिए उसको प्रॉफिट का जोन बोला गया है। नॉर्थ को हम क्लैरिटी का जोन बोलते हैं। क्लैरिटी कब आएगा? पहले के जमाने काम धंधा करके, खाना पीना पी के रात को 8 बजे 9 बजे सोते थे, ध्यान करते, तो उनको क्लैरिटी आता था। तो नॉर्थ में सूरज आता ही नहीं है, रात को 9 बजे चांद आता उधर सनसेट होने के बाद, तो इसलिए उसको क्लैरिटी का जोन बोला है। तो वो एनर्जी फ्लो है। आप लॉजिक से समझोगे तो आपको समझेगा। तो बेसिक फंडामेंटल्स देख लो, और अगर कुछ गड़बड़ है, फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट इज अग्निकोण, साउथ ईस्ट इज कैश फ्लो जोन। अगर आपका साउथ ईस्ट दूषित है तो उसके रेमेडीज है, हल्के एक बार करा लो श्रद्धा से, और फिर ताला मार दो, खत्म। प्रॉब्लम क्या है? लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हर महीना कुछ ना कुछ नया बुलाएंगे। बाथरूम में नमक रख दो, प्लांट इधर रख दो, हर महीना नया कराएंगे। क्यों? उनको उनकी दुकान चालू रखनी है, या तो इंस्टाग्राम वीडियो चालू रखना है, या तो आपसे फीस लेना है। एक बार करके बेसिक रेमेडीज कर लो, सब कॉन्शियस में डाल दो, ऑल इज वेल, और फिर बंद कर दो। आपको फोकस करना है, महाभारत लड़ना है, आपको यूथ पे फोकस करना है। इमेजिन करो महाभारत के टाइम पे अर्जुन बोलता रुको रुको सर, मैं पहले ये कर लेता हूँ, ये रेमेडी करता हूँ, चलता है मेहनत डायरेक्शन से रहा हाँ, रथ डायरेक्शन चला रहा हूँ मैं, रथ का कलर चेंज कर रहा हूँ, रुको रुको, आप उल्टा बैठो कृष्ण भगवान, मेहनत तो करना है यार। अभी आपने कहा पुराने लोगों की बात की, तो उससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। बोल। बेसिकली क्या है कि आजकल का जो बिजनेसमैन है ना, उसको रात को नींद नहीं आती। यस। और जो
मेरे बाबा हैं, हम बेसिकली बनिया हैं, तो हमने बिजनेस शुरू से देखा है। तो बाबा लोग हुए या पापा को ही ले लो, बेसिकली क्या है, वो लोग बहुत आराम से सो जाते हैं। Yes. उनका क्या है, जैसे आपने देखा है वो मजदूर आता है, बैठते गल्ले पे ही है वो भी, पर वो मजदूर जैसे आता है उसका टाइमिंग है फिक्स, वो 10 बजे सो जाएगा, 8 बजे जगेगा। हमारी जो नई जनरेशन है उसके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि 10 बजे सोना है और 8 बजे जगना है। वो लोग काम वही है, हम ही उसी गल्ले पे बैठ रहे हैं, पर इतना क्या बदल गया। वेरी सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, इसका नाम है पीस। जी। बट पीस का स्पेलिंग है PIES, पीस वाला स्पेलिंग नहीं, बट लाइफ में वो पीस चाहिए तो ये पीस फॉर्मूला करो। 4 प्रकार की सुख शांति हमें चाहिए। आज चारों प्रकार के नहीं है, हम एक ही प्रकार के भागते हैं, इसलिए रात को नींद नहीं आता। पहला पी है फिजिकल, हमारा खान पीन। आप देखो पुराने लोग खिचड़ी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, मक्खन खाते थे, मक्के की रोटी, खाना कितना प्योर था। और जो खाना खाते थे वो खेत का था, उसमें ना केमिकल था, वो ऑर्गेनिक शुद्ध खाना था। हम गोबर का भी फर्टिलाइजर से यूज करते हैं। आज जो आ रहा है खाना, वो केमिकल ड्रिवन, पेस्टिसाइड ड्रिवन है, जंक है। तो आपने अपना पी खराब कर दिया है। सेकंड, पहले के लोग कितना हार्डवर्क करते थे, आज हम हार्डवर्क करने के लिए जिम जाते हैं, वो भी रेगुलर नहीं जाते। तो बिकॉज फिजिकली हमारे पास वो वेल्थ नहीं है, तो बॉडी बर्नआउट नहीं होता। तो इसके लिए आपका नींद खराब हो गया। पहले लोग शुद्ध खाते थे, फिजिकली वर्कआउट करते थे, एक्टिव रहते थे, तो नींद आता था। सेकंड इज आई, दिमाग, इंटेलिजेंस। आज हम ओवर थिंकिंग कर रहे स्ट्रेस में, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया। पहले के लोग ओवर थिंक करते नहीं थे, सिंपल लाइफ था। उनके लिए क्या है यार, हमें काम करना है, सोना है, यही सुख शांति है। हम हमारा हमारा सोच ही है कैसे उल्लू बनाए, कंपैरिजन में बाजू वाले को कैसा धोखा दे, बाजू वाले से बेटर कैसे लगे, और करोड़ों कैसे का, हमारा बस सोच यही है। इसलिए नींद खराब हो गया। यहाँ पे पीस नहीं है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ गए। फिर ई इज इमोशनल बॉन्डिंग। हस्बैंड वाइफ सेम रूम में सो रहे हैं, कभी कभी फिजिकल इंटीमेसी है, लेकिन इमोशनल लाइकिंग ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। पूरा टाइम दोनों टिक 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 में ही है, और दोनों का अफेयर और किधर चल रहा है सबको पता है, ये चल रहा है। इमोशनल का है, माँ बाप के साथ संबंध नहीं, दोस्त के साथ कोई टाइम नहीं। दोस्त का मतलब एक ही है, दारू पियो पार्टी करो। तो दारू और पार्टी के दोस्त है, तो वो काय के दोस्त है, वो नरक है। आप एंजॉय करो, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे दोस्त भी होना चाहिए जहां आप बैठो, आप हंसो, ड्राइव पे जाओ, मंदिर पे जाओ। दोस्ती नहीं है अपने पास। हमारे लिए दोस्त के नाम पे सिर्फ पार्टी करना है और शो ऑफ करना है। और लास्ट ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया है, सहनशीलता खत्म हो गया। हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोल दिया, मैं छोड़ के जा रही हूँ घर, डिवोर्सेस हो गए। तो क्योंकि आज के टाइम पे फिजिकल वेल्थ नहीं है, इंटेलेक्चुअल सिंप्लिसिटी नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी संस्कार नहीं है, सहनशीलता नहीं है, रात को नींद नहीं आती। आप ये 4 हेल्थ को इंप्रूव कर लो, वेल्थ को डाल दो, रात को मस्त नींद आएगी, लाइफ भी चंगा चलेगी। आजकल एक और चीज़ है, बोल। मतलब हमारे यूथ में जब वो जॉब वाला फैक्टर आता है, ये थोड़ा सा यूथ के लिए, हाँ बोल है ना, बिंदास। कि यूथ के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, एक पैकेज रेस चल रही है। नया वर्ड है पैकेज। आजकल इंसान ना तो पीस से जाना जा रहा है, अभी पीस से भी याद आया, ना तो पीस से जाना जा रहा है, ना प्रोस्पेरिटी से जाना जा रहा है, पैकेज से जाना जा रहा है। क्या एक इंसान को एक्चुअली में मेजर हमें पैकेज से करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैकेज के रेस में आप सिर्फ पैसा बना रहे हो, और पैसा कमाना आपका हक है। बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप पैसे के साथ साथ स्किल्स, नॉलेज, रिस्पेक्ट, कंट्रीब्यूशन, पीस ऑफ माइंड, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब पैरामीटर भी देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, हमने ग्लोरीफाई किया पैसे को। आप देखो ना, हर्षद मेहता को भी ग्लोरीफाई किया है। हर्षद मेहता को कैसे ग्लोरीफाई किया है, स्कैम किया और करोड़ों कमाया यार, वो आइकन है। अरे काय का आइकन, उसने गलत काम किया, जीनियस था, अच्छा काम किया, लेकिन फ्रॉड भी किया है। एक्नॉलेज करो फ्रॉड किया है। तो आप अपने आइकन्स को गलत मान रहे हो। आप हार्दिक पांड्या जैसे लोगों को आइकन्स आ रहे हो, जिसने करण जौहर के शो पे ऐसा बोला कि हाँ कितने की ली, हाँ मैंने इतने की ली। चलो, हर सबसे गलती होती है, आज वो बहुत मेच्योर हो गया, वो रिस्पेक्ट एंड लव टू हार्दिक भाई। बट आप अपने आइकन्स राइट चूज करो। अब्दुल कलाम साहब का आइकन चूज करो, क्या स्ट्रगल है उनकी, और अच्छे लोग हैं, उनको आप चूज करो। श्रीकांत बोला को चूज करो। अंधा बच्चा, गरीब बच्चा, आईआईटी में पढ़ के अब्रॉड जाके यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करता है, रतन टाटा से इन्वेस्ट करता है, और बाकी अंधे और डिसेबल लोग को नौकरी देता है। ये आइकन होने चाहिए हमारे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और इसके लिए हम डिस्ट्रॉय होते हैं। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ जो आपके ऑडियंस को मोटिवेट करेगा। सबसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम कौन था? गेस कर। आपको गारंटेड नाम रतन पता है? टाटा। नहीं, और हमने ये नाम ये पॉडकास्ट में ऑलरेडी लिया हुआ है। अब्दुल कलाम। हनुमान साहब, अच्छा। हनुमान भगवान जी। राजा नहीं थे, वो तो सुग्रीव राजा के सेना के एक हिस्सा थे। तो एम्प्लॉय है ना, टीम मेंबर ही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हनुमान को रावण ने तो अच्छा ही पैकेज दिया था, पीछे कितनी बार बोला तो आ जा इधर, बोला ही रहेगा, बिल्कुल। छोड़ा उसने पैकेज के लिए।
तो भाई पैकेज सब कुछ नहीं होता। आप इमेजिन करो अगर राइट कंपनी में राइट लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आज राम लल्ला की जितनी पूजा होती है शायद उससे ज्यादा हनुमान जी की पूजा कुछ कुछ जगह पे होती है। और पावर में भी कुछ कुछ लोग मानते हैं कि राम भगवान के पास तो मर्यादा पुरुषोत्तम पावर है, हनुमान दादा तो राहु को, केतु को, मंगल को, शनि को, संकट मोचन, भूत प्रेत, कितना पावरफुल मानते हैं हम, यस और नो? तो राम लल्ला तो हमारे फादर है, वो इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम तो देवता, हम इंस्पायर है। हनुमान तो साक्षात शक्ति के प्रतीक है। तो एक एम्प्लॉय इतना फेमस बन सकता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है हनुमान जी के लिए, बहुत प्यार है, श्रद्धा है, मिरेकल है। तो आप भी अपने कंपनी के लिए हनुमान बन सकते हो, प्रोवाइडेड राइट कंपनी है। सिर्फ पैकेज खेलने से थोड़ी होगा। अभी आपने बात की थी अफर्मेशन। बिल्कुल। तो अफर्मेशन क्या सही में एक साइंटिफिक पावर है या एक ये माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बस एक चीज है? इन साइंटिफिक पावर है, बट प्लीज अंडरस्टैंड करो, STAR 25% ओनली। स्किल पे काम करना पड़ेगा, टीचर लगेगा, रगड़ना पड़ेगा, तो 75% पूरा होगा। सिर्फ अफर्मेशन से नहीं होगा। मैं आपके बेटे बोलूँ मैं फिट हो जाऊँ, मैं फिट हो जाऊँ, मैं फिट हो जाऊँ, यस यस आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, जिम में नहीं जाऊंगा, फूड कंट्रोल नहीं करूंगा, कोई हेल्थ कोच को नहीं रखूंगा, वर्क हार्ड नहीं करूंगा, नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अफर्मेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है, दो लॉज है। एक लॉ है कि जो आप प्रोग्राम करते हो रात को सोने से पहले, ब्रेन को जो बोलते हो, ब्रेन भागता खुला घोड़े की जैसे। आपने सोने से पहले बोल दिया 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, 5 हॉस्पिटल बांधना है, सो जाओ। आपको मालूम नहीं कैसे करना, ब्रेन भागेगा और वो एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करता है, ये मैंने देखा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारा क्लाइंट था, उसको मैंने बोला लिखो 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। तो सर कैसे हो? लिखो, और लिखो कि उसके साथ साथ मुझे ये भी करना है, औरों के लिए भी लिखो। आज उसके पास 1200 करोड़ का वैल्यूएशन हाथ में, 1.5 साल के अंदर 1200 करोड़ वैल्यूएशन का हाथ में है। और बहुत जल्दी जब ये डील क्लोज हो जाएगा तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप लिंक भी डाल देना कमेंट्स में नीचे, कि आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं वो राइट बोल रहे हैं। 1.5 साल के अंदर इतना यस, एक आदमी, चलो वो आदमी का तो परमिशन में नाम ले लेता हूँ, हमारे दिलीप साहू साहब है, बॉम्बे के EPS लॉजिस्टिक्स का। उसने लिखा कि भाई मुझे नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी ऑफिस चाहिए, और मुझे एक इतना इन्वेस्टमेंट का वेयरहाउस चाहिए। 3 महीने में अचीव हुआ। मैं तो नाम के साथ बोल रहा हूँ, EPS लॉजिस्टिक्स दिलीप साहू साहब। ऐसे हजारों केस स्टडीज है, बट स्टार मेहनत भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं सिर्फ लिखना। तो आप जब सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो तो ये फर्स्ट फायदा है। सेकंड, लॉ ऑफ रेपिटेशन है। हम जो बार बार बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो हम अपने आप को सच मान लेते हैं। आप आईना के सामने रोज बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आप मानोगे आप द बेस्ट? तो अफर्मेशन रेगुलरली करने से आपका एटीट्यूड चेंज होगा, सबकॉन्शियस चेंज होगा, आपको वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए जैसे आपने अपने माइंड को बोला हो कि रेड कलर की गाड़ीज बढ़ गई, तो आपका माइंड वर्क करने लगेगा, भले ही ना बढ़ी हो ना बिकी हो, पर आपका माइंड आपको रेड कलर की गाड़ियां दिखाना शुरू कर देगा। बिल्कुल कि रेड कलर की गाड़ियां बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा हो गई हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से यश भाई अभी हाथी के बारे में नहीं सोचना है, जी क्या सोचे? हाँ बिल्कुल आते देखा, हाँ, नेगेटिव अफर्मेशंस में ऐसे काम होता है। जी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा। उसने एक पॉडकास्ट में या एक इंटरव्यू में किधर भी तो बोला था कि मुझे पॉलिटिशियन से शादी नहीं करना है, जी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करना है, पॉलिटिशियन से दूर हो। शादी किसे की? पॉलिटिशियन जी तो नेगेटिव चीज है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, हाँ। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा 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 गुस्सा। आप समझ रहे हो? तो आप पॉजिटिव करिए, बी काम। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड री अफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक किताब है जो आपको अफर्मेशंस का पावर दिखाएगा। अफर्मेशन के साथ साथ होता है फीडबैक। वेल मछली ना, किलर वेल, ऑर्कास का नाम सुना है? किलर वेल। किलर वेल के पास वो ताकत होता है, दे आर दी एपेक्स प्रेडेटर ऑफ द अर्थ। पानी में रहते हैं, वेल को अटैक करते हैं, वो ग्रेट व्हाइट शार्क को अटैक करके खाते हैं। ऑर्कास, किलर वेल बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का। उनको ट्रेन करना कितना मुश्किल है। टैंपा में सी वर्ल्ड करके एक जगह है, टैंपा में, फ्लोरिडा में, किलर वेल्स को ट्रेन किया जाता है, शो किया जाता है। और एक ही तरीके से किया जाता है, वो गलती करते हैं ना तो कोई बात नहीं, वापस उनको रीडायरेक्ट करते हैं। जब वो पॉजिटिव करते हैं ना, उनको फिश रिवॉर्ड करते हैं। तो आप भी अपने ब्रेन को ऐसे करो कि जब भी कुछ अच्छा हो, अफर्मेशन पॉजिटिव करो। गलती हो गया ना तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक बुरा दिन आया, हम छोड़ दिया, गलती हो गया, छोड़ दो, वापस पॉजिटिव करो, कुछ अच्छा होता है, अपने आप को रिवॉर्ड दो। तो वो किलर वेल को पॉजिटिवली रीफर्म करते हैं। वैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रीफर्म करो। भले आज आपने लॉस कर दिया, आई एम द बेस्ट, आई विल क्रिएट 100 करोड़। जैसे आप पॉजिटिव रीफर्म करोगे ना, आपका माइंड पॉजिटिवली भागेगा। प्रॉब्लम क्या होता है मन में, जब सब अच्छा चलता है ना, हम अच्छे करते हैं, जिस दिन बुरा होता है हम छोड़ देते हैं, जिस दिन बुरा होता है उस दिन और करना चाहिए, तब ग्रो करोगे। ऐसे कोई 3 अफर्मेशन जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें? मैं तो रोज बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम अ गिवर, एंड आई एम क्रिएटिंग वैल्यू। यानी मैं बेस्ट हूँ अपने काम में, मेरा जन्म हुआ था देने के लिए, और मैं भरपूर वैल्यू सबके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप जब सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, बेसिकली एक बेसिक फंडा
जिससे कोई आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बड़े बिजनेस के लिए तैयार करे? एक कुछ बेसिक फंडा। एक एक्टिविटी बोलता हूँ, ज्ञान व्यान छोड़ दो, प्रोवन टिप बोलता हूँ, गारंटी बोलता हूँ, ये 6 महीना करो, रिजल्ट नहीं आएगा। वो इंसान अगर जेन्युइनली ये 6 महीना करता है और रिजल्ट नहीं आया, वो जो चैरिटी में बोलेगा उसमें मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। आपके चैनल पे ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट 3 चीज लिखना है और करना है। पहले आप लिखो अपने गोल्स कि भाई मुझे फिट बनना है, मुझे 100 करोड़ की कंपनी करनी है, मुझे हॉस्पिटल बांधना है। तो ये गोल्स 3 प्रकार के गोल होते हैं। एक खुद के लिए गोल कि खुद के कुछ सुधारना है, एक बिजनेस का इनकम का गोल, और एक समाज के लिए गोल। यार अपने लिए जियोगे तो तू जानवर है, इंसान है तो दूसरे के लिए जी। ये करने के बाद सेकेंड चीज आपको लिखना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टीम। थैंक यू बोलना चालू करो यार, ग्रैटिट्यूड रखो, अहंकार का। एंड थर्ड, रोज सोने से पहले हिसाब किताब क्लियर कर दो। यानी अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को भी दुख पहुंचाया हो, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई ब्लेस यू। तो जो इंसान रोज सोने से पहले अपने गोल्स लिखता है, फॉरगिवनेस मांग लेता है, चलो मैंने आपको दुख पहुंचा, मैं आपको बोल नहीं सकता, आप में ईगो है, आप मेरा नाक काट लिया, मेरे में ईगो है। सोने से पहले ऊपर वाले को बोल सकता हूँ ना कि सर, हे ईश्वर, मेरे से कुछ गलती हो गया हो, मैं एक्चुअली जेन्यूनली माफी मांगता हूँ, और उस इंसान को सद्बुद्धि देना, उसका भला करना, इतना कर लो। एंड थर्ड लास्ट में बोल दो, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू मम्मा पापा, फैमिली, टीम, कस्टमर्स। इतना बोल सकते हो। आप देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार आता है कि जो इंसान अग्रेशन रख के अर्जुन जैसा अपना गोल दिखता है, जो इंसान महावीर भगवान जैसे सबको क्षमा करता है, और जो इंसान ईश्वर से प्यार करता है, वो इंसान का बाल भी बाका नहीं होगा। आपकी प्रोफाइल चेक करते टाइम मैंने एक पहला ऐसा एंटरप्रेन्योर देखा जिसके बच्चे रील बना रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखा नहीं मैंने कि उसके छोटे बच्चे उसके पेज पे इंटलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि आप किड्स को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं अभी से? तो मैं बहुत सुपर क्वेश्चन पूछा। संस्कार माँ के पेट से चालू होते हैं। संस्कार हम बोलते हैं ना, बच्चे को कब से ट्रेनिंग देना चाहिए, माँ के पेट में तब से संस्कार चालू होते हैं। अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था, तो उसने अर्जुन को और कृष्ण को सुना, और अर्जुन को सुना कि भाई चक्रव्यूह क्या होता है, और राधा सुना क्योंकि माँ सो गई, तो चक्रव्यूह तोड़ना आता था। पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसने नहीं सुना, तो वो नहीं आता था, तो उसकी मौत हो गई। बट कहाँ से सीखा? पेट में सीखा। मैं जब 6 साल का था, मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया, वी आर वेरी रिच, वी स्टिल आर वेरी रिच बाय गॉड्स ग्रेस। मम्मी ने पूछ लिया, टैलेंट है, आइसक्रीम खाना है, सैटरडे संडे आधा आधा दिन पापा के साथ दुकान पे बैठ, कमा अपना पैसा। पुश किया, मेरे को पैम्पर नहीं किया कि बेटा ये ले 10 रुपया 100 रुपया लाया, लाइफ एंजॉय करे, हमारे पास तो इतना है। तो मैं 6 साल की उम्र में दुकान पे बैठा था, वहाँ से मैंने धंधा सीखा, प्रॉफिट क्या होता है, टीम क्या होता है। तो जब मैं इवेंट्स में जाता हूँ, जब भी मेरी बेटी फ्री होती है सैटरडे या संडे या शाम को, मैं वो तो बेटा आ देख पापा क्या कर रहे हैं। तो वो स्टेज पे देखती है, वो बोलती पापा मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वूमन बनना है, मुझे भी स्पीकर बनना है। फिर हम अभी वेकेशन में गए, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, साल के 4 वेकेशंस, क्योंकि मैं इतना काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, फैमिली को टाइम रोज नहीं दे सकता, बट साल के 3-4 वेकेशंस करता हूँ। साल के वेकेशन में गए तो मेरी बेटी ने बोला, पापा आप रील निकालते हो, मुझे भी निकालना है। बोला निकाल बेटा। पापा मुझे चैनल कैसे बनाना है? 7 साल की है, इंस्टाग्राम चैनल बनाया मैंने अपने मोबाइल पे, उसके पास मोबाइल नहीं दूंगा मैं। उसने खुद वीडियो शूट किया सिंगल टेक में, उसने डाला कि लव योर मामा पापा, रिस्पेक्ट योर मामा पापा, डोनेट मनी, सेव मनी, फाइनेंस के ऊपर बोल रही है। तो रोज आज वो 7 साल की बच्ची बुक्स पे, फाइनेंस का बुक्स पढ़ के बोलती, पापा आज मैं ये रील निकालूं। जब मैं आता तो मेरे साथ ही निकालते, बोले हफ्ते का एक रील निकालती है। बट क्योंकि अब उसका वो स्किल डेवलप हो रहा है, उसके अंदर खुद का पैशन है, मैंने फोर्स नहीं किया। तो आप अपने बच्चे को बोल नहीं सकते, आप अपने बच्चे को बोलने जाओगे उल्टा पड़ेगा। बच्चे को दिखाओ करके, तो बच्चा सामने से बोलेगा कि मुझे ये करना है। तो आपके हिसाब से बच्चे को क्या दिखाना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए? सबसे पहले खाना खाते समय नो मोबाइल फोन्स, ये नियम अप्लाई करो। खाना खाओ तो एक दूसरे के लिए खाना खाओ। रेस्टोरेंट पे परिवार देखते हैं, यश खाना का पहले सेल्फी लेंगे और इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे टिक 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 टिक, मम्मी पापा से बच्चे से बात ही नहीं कर रहा, तो काय का फैमिली यार तुम। तो खाना खाते समय नो मोबाइल फोन। सेकेंड, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखो। हम रूल करते हैं कि हर दिवाली में अपनी बच्ची को लेके जाता हूँ, हमारा कच्छ में मंदिर है, वहाँ पे हमारी कुल देवी है, कुल देवी का हम दर्शन करते हैं, और वहाँ पे एक गौशाला है, वहाँ पे हम काउस को अडॉप्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये संस्कार हर दिवाली, हर दिवाली करते हैं। तो वो संस्कार उसका आता है कि यार काऊ माँ की, गाय माँ की हम सेवा करें, हम डोनेट करें, हम हमारे ट्रेडिशन कुल देवी का हम ग्रेट करें। तो स्पिरिचुअलिटी, डोनेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड डिसिप्लिन,
वो देखते कि पापा कुछ भी हो जाए 6 बजे उठ के थोड़ा हल्का वर्कआउट करते हैं, फिटनेस पे काम करने की जरूरत है, ईमेल्स देखते हैं, लोगों के साथ कैसे प्यार से बात करते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं, तो आपका डिसिप्लिन उन पे यंग एज पे बहुत इम्पैक्ट करता है। मैं इसमें एक एड ऑन और करना चाहूँगा कि बेसिकली अभी आजकल क्या है ना, आजकल के बच्चों ने अपनी लाइफ ऐसी बना ली है कि अपना डिनर अपना लंच अपने कमरे में करते हैं, चाहे मोबाइल के देख के करें चाहे ना करें, उनका अपना अपना कमरा है, उसी में डिनर चल रहा है। अभी हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिल को बहुत छुई थी। ये मेरे घर में चलता है इसलिए मेरे को दिल को छुई थी कि मेरा बच्चा 5 लाख कमा रहा है या 50 हज़ार कमा रहा है, ये मैं इस बात से डिसाइड करता हूँ कि वो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। वो बाहर रह के 50 लाख कमाए, इससे मुझे मतलब नहीं है। वो 50 हज़ार भी कमा रहा है, पर मेरी खुशी ये है कि वो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। मेरे घर में एक रूल है कि हम चारों जब तक टेबल पे नहीं होंगे, अगर मैं बाहर हूँ तो वो एक्सेप्शनल केस है, बट अगर हम घर में एक एक ही जगह पर हैं तो चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए, कोई खाना नहीं खाएगा। चारों एक ही टेबल पे आएंगे, तभी खाना खाया जाएगा, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो। मेरे हिसाब से आपको अपने घर में एक ये रूल बनाना चाहिए। जो हम लोग अलग अलग बट गए हैं वो सिर्फ इसलिए बट गए क्योंकि हमने अपने अपने कमरे बांट लिए हैं। पहले घर छोटा था, दिल बड़ा था, जी आज घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। बिल्कुल। तब सब उस एक जो पुरानी फैमिलीज हैं वो आज तक आप देखोगे कि आज बिजनेस का, मैं कई ऐसे बिजनेस जानता हूँ जो बिजनेस मैन जब तक उनके पापा साथ थे ना तब तक वो साथ थे। जब उनके बच्चों ने बिजनेस हैंड ओवर लिया तो वो सब डिवाइडेड हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने अपने कमरे की आदत है। तो वो पापा वगैरह का सिस्टम ये था कि एक ही गल्ले पे पापा उठे वो बैठे, ताऊजी बैठे, पापा बैठे, ताऊजी बैठे, पापा बैठे, ताऊजी बैठे। उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं चलती है मेरा अपना कैबिन, क्योंकि उनको आपने बचपन से डाल दिया कि मेरा अपना कमरा है। जब आप ये सब बदलेंगे तब मैं बता रहा हूँ कि आपकी फैमिली पुरानी फैमिली होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ये सपना देखने से नहीं होगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, आप उनको आदत डालो तो तभी होगा। मैं तो आप तो जॉइंट फैमिली की बात करता हूँ, मैं तो ऐसे फैमिली करता हूँ जिसका एक बच्चा हो, जी माँ बाप और एक बच्चा, और शादी के बाद बच्चा वाइफ और उसके बच्चे अलग रहना चाहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते। आज तो ये हालत हो गई है, माँ बाप गाँव में और कोई शहर में है, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे और कोई शहर में है। क्या मतलब, आप माँ बाप को साथ में नहीं रह सकते, क्या मतलब है? और फिर वाइफ पछताती है, मालूम है यार, बच्चे को ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, वाइफ को पार्ट टाइम काम करना है, बाहर जाना है। दादा दादी नाना नानी का कितना बड़ा सपोर्ट रहता है, लोगों को आइडिया नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आज के ज़माने में जिसको दादा दादी नाना नानी का एक्चुअल भरपूर प्यार और संस्कार मिला, वो बच्चे भाग्यशाली। मैं आपको रियली इस बात से इम्प्रेस होकर ये बताता हूँ कि मेरे दादाजी ने शायद हमें, मेरे दादाजी बेसिकली खरबोपति थे, खरबोपति थे। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने, उनका कहना, उन्होंने हमेशा सिर्फ हमें 50 पैसे की टॉफ़ी दी है, वो संतरे वाली जो गोलियाँ आया करती थी। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप अगर किसी के लिए अपनी लाइफ रिप्लेस करोगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पापा भी नहीं, मेरे बाबा होंगे। अगर मुझसे कोई ये कहे कि आपको अपनी लाइफ रिप्लेस करनी है, किसी एक इंसान को जिंदा करना है, आप कर सकते हो, तो बाबा है। जबकि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। बस क्या दिया? प्यार। हम अपने बाबा को बहुत कम मिले, हम जब तक संभालते, होश संभालते, तब तक बाबा चले गए। बट जितना कुछ है मेमोरीज। मेमोरीज, वो इतनी है कि वो 50 पैसे की टॉफी भी ना कोई 5 करोड़ का रिप्लेस, जब कोई अपनी लाइफ रिप्लेस कर रहा है बिल्कुल उस 50 पैसे की टॉफी, तो सोचो उस 50 पैसे की टॉफी को मैं कितने प्यार से पकड़ाया गया होगा। बिल्कुल। तो वो बात रियल है कि अगर आप अपने दादा दादी से मिलकर चलोगे तो बहुत कुछ पाओगे। प्यार, प्यार ही सब कुछ है। पैसा और प्यार में बहुत डिफरेंस यस है। यस बिल्कुल। ये अगर कोई समझे तो वो पक्का बिजनेसमैन है। मैं आपको एक साइंटिफिक लास्ट एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो साइंटिफिक बोलता हूँ, जो बच्चा अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी के राइट टो को टच करेगा, इंडियन संस्कार में तो है ही है, बट चक्रास का ये साइंस प्रूव करता है कि राइट टो इज एनर्जी आउटलेट। तो जब आपके दादा दादी मम्मा पापा आपको टच करके वो बोलते हैं आयुष्मान भव, विजयी भव, तो उसका मतलब क्या है? यशस्वी भव, कि बेटा तेरी उम्र लंबी हो जाए, तू लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो फेमस हो। ये सिर्फ बोलने से, दुआ से नहीं आता है, यहाँ से उनकी एनर्जी फ्लो हो रही है, वो एनर्जी भी तुम्हें मिल रहा है। तो भाई अगर तुम्हें ट्रेडिशन ही पसंद है तो एनर्जी के लालच में और गुड लक के लालच में पैर पड़ना चालू करो। बिल्कुल। आप जब हम इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक मिथ जो कॉमन बिजनेसमैन के दिमाग में होता है, उस मिथ को क्या बस्ट करना चाहेंगे? एक मिथ है कि सर टीम कैसे करे, टीम टिकता नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ है कि मैं शाहरुख खान हूँ, मैं सब कुछ हूँ। भाई तुम जीरो हो, तुम
कस्टमर, स्ट्रैटेजी, टीम और सिस्टम्स के थ्रू ही लंबा चल सकते हो। तो ये मिथ कि मेरे बिना धंधा नहीं होगा, ये गलत है। आपके बिना धंधा होगा तो ही आप एंटरप्रेन्योर हो, नहीं तो आप रामू काका हो। एक डिसीजन लेने का, कोई भी बिग डिसीजन लेने का, कि हाँ कोई एक बिग डिसीजन मुझे लेना है अपने बिजनेस के लिए, उसका रिचुअल क्या होना चाहिए? आई थिंक सिंपल 4 स्टेप्स है। ऑलवेज नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर इन HALT स्टेट, हॉल्ट, हंग्री, एंग्री, लोनली या टायर्ड। अगर आपको भूख प्यास बहुत लगा है, आपको गुस्सा बहुत है, आप डिप्रेशन हो, लोनली हो, बहुत थके हो, डिसीजन मत लो। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कोई भी डिसीजन लेना है तो कोई मेंटोर को या चाणक्य को साथ में रखो। चंद्रगुप्त मौर्य होशियार नहीं थे, राजा थे, तो चाणक्य क्यों चाहिए? अकबर को बिरबल क्यों चाहिए? तो कोई भी एक फ्रेंड, एक कोच, एक मेंटोर, एक गाइड रखो जिससे आप डिस्कस कर सको। वो आपको आइडिया या आंसर नहीं देगा, वो डिस्कशन से आपको खुद को आंसर आएगा। आपको एक बहस करने वाला, एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए। एंड थर्ड, डेटा। इंस्टिंक्ट से काम मत करो, ये ज़माना डेटा। आपको माल लिए नया दुकान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जाओ डेटा करो, कितने दुकान है, कितना धंधा हो रहा है, क्या मार्जिन है, एक्सेल पे डालो, पेन पेपर पे डालो। तो डेटा, गुरु और आपका स्टेट ऑफ माइंड, ये 3 अच्छा रहेगा तो डिसीजन लेने के लिए अच्छा है। अपने दिन को एक बिजनेसमैन को शार्प रखने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए? भाई टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, मोटा मोटी। तो यूजुअली जितने भी मिलियनर्स हुए हैं, जितने भी टॉप CEOs है, उनका एक बुक है टूल्स ऑफ टाइटन, यानी वो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वेकअप एट 4, 5, 6, यानी सुबह जल्दी उठो। एनर्जी अच्छी है तो थोड़ा वर्कआउट कर लो, और जो टफेस्ट काम है ना, सुबह को उड़ा दो। क्योंकि सुबह को ना व्हाट्सअप, ना कॉल, ना ईमेल आता है, तो आपका मोबाइल शांत है, आपका दिमाग सबसे फ्रेश है, यूनिवर्स भी तभी शांत है, इतना हल्ला वल्ला नहीं है। तो 5 बजे उठ के आधा 45 मिनट्स योगा मेडिटेशन करके 6 से 8 में आधा काम निपटा लो। मैं ये करता हूँ, 6 से 8 में मेरा पूरा दिन खत्म, फिर मैं फ्री। जिसको काम देना दे दो, फिर मैं राजा। फिर उसके बाद दे ईट करेक्ट खाना, हम बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, खाना अच्छा खाते हैं। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक टाइम टेबल रखते हैं। जैसे ट्यूसडे को सेल्स रिव्यू करना है तो सेल्स रिव्यू करना है, फ्राइडे को मार्केटिंग मीट करना है तो फ्राइडे को मार्केटिंग मीट करना है। तो जो इंसान सुबह जल्दी उठेगा, डिसिप्लिन के साथ रहेगा, अच्छा खाएगा, स्पिरिचुअलिटी पावर करेगा और टाइम टेबल फिक्स करेगा, तो सेट होगा। आपका जो बिजनेस का जर्नी है, आप इतना बड़ा जर्नी बता रहे हैं, उसको अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो कैसे करेंगे? आई थिंक फोकस ऑन प्रोसेस एंड पर्पस, रिजल्ट्स विल फॉलो। तो 2 चीज़ है। एक, हमेशा औरों के लिए भी सोचो। मैं चाहता हूँ मैं भी 1000 करोड़ कमाऊँ, हर साल कमाऊँ, मैं चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ मेरे साथ मेरे एंटरप्रेनर्स भी कमाए, और एथिक्स के साथ, चीट करके नहीं। तो वो पर्पस पे फोकस करो। एंड सेकेंड, प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे दिल्ली पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली कैसे जा रहा हूँ, एंजॉय करो सीन को, चाय कप एंजॉय करो, तो प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। अभी आपने बात की एथिक्स की। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी सेइंग है कि ये पैसे वाला बना है तो इसने 2 नंबर का काम किया हो। तो आपके हिसाब से इस विजन को क्या देखना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से इसका एक प्रॉपर लाइन है। कभी कभी बिजनेस में जुगाड़ करना पड़ता है, हमने भी किए, हमने भी कराए, मैं खुला बोल रहा हूँ। बट क्या वो जुगाड़ सिर्फ एक रेगुलेशन लूप होल है, या लोगों को वो हर्ट कर रहा है, उल्लू बना रहे? जैसे अगर मेरे को रेस्टोरेंट बांधना है और मैंने फायर सेफ्टी जेन्युइनली नहीं रखा और जुगाड़ से लाइसेंस ले लिया, तो मैं गलत कर रहा हूँ। बट एक छोटा सा क्लॉज है कि ये नहीं, ये करो, मुझे मालूम है ये क्लॉज मैं फॉलो नहीं कर सकता, बट ये क्लॉज से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे वो बोलते हैं कि आपको व्हाइट कलर यूज़ करना है, मेरे को नहीं करना, मेरे को ग्रीन करना है, उससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला, तो वो ठीक है। तो अगर इधर उधर किया, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉस पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपने किसी का नुकसान नहीं किया है, ना इंटेंट था, तो एक हाथ बार के लिए ओके है। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो भी लोग 1000-10,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया रहेगा, या करना पड़ा रहेगा, मजबूरी रहेगा, या टाइम ऐसा रहेगा। बट अगर इंटेंट अच्छा है और आप साथ में लोगों को ले रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो, तो इट्स ओके, यू कैन मेक अप। बट अगर आपका इंटेंट है फ्रॉड करना, स्कैम करना, उल्लू बनाना, तो फिर ऊपर वाला ब्याज के साथ रिटर्न लेगा। जब टीम बिल्कुल डीमोटिवेट हो तो किसी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि उसकी टीम में मोटिवेशन? तीन तीन स्टेप्स। फर्स्ट, खुद सेल्फ लीड करें। टीम डिमोटिवेट हो, खुद मेहनत कर रहे हैं। जैसे एक बार हो गया था, हमारे एक रिटेल स्टोर पे एक हेल्पर नहीं आया था झाड़ू पोछे के लिए, और फिर मैंने टीम को बोल दिया, यार वो नहीं आया तो तुम कर दो। कैश काउंटर बोलते हैं, सर आदमी कम है, हम थक जाते हैं, हम झाड़ू पोता नहीं करेंगे। तो मैं होता बोलता, गेट आउट, साले किससे बात कर रहा है? तो मेरे को झाड़ू, मैंने मारना चालू किया। रियल लाइफ स्टोरी बोलता हूँ। मेरी टीम में इतनी शर्म आई, हर लड़का हर लड़की जुड़ के सफाई करनी चालू की। तो आपको शर्म नहीं होना चाहिए, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। व्हेन टीम इज डाउन, आपको डबल काम करना चाहिए।
आप देखो रावण के सामने लड़ने के लिए राम के पास क्या सेना थी, भगवान राम के पास? कुछ वो खुद फील्ड पे उतरे कि नहीं उतरे? बिल्कुल। नहीं उतरना पड़ेगा आपको। तो पहले लीड फ्रॉम द फ्रंट, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, वेन एवर टीम इज डाउन, अंडरस्टैंड द रीजन। मैं सिंपल चीज कराता हूँ, हमारे ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे रोज प्रार्थना होती है। जो इंसान रोज प्रार्थना करता है वो डाउन नहीं हो सकता। एंड थर्ड, हम साल में 2-3 पिकनिक्स रखते हैं। एक पिकनिक क्रिकेट वाला, मस्ती वाला, फर्स्ट क्लास पिकनिक। एक पिकनिक डोनेशन वाला, गौशाला जाओ, पूरा दिन गाय माँ की सेवा करो, वृद्ध आश्रम जाओ, वहाँ पे सेवा करो, वो भी फर्क पड़ता है, लोग मोटिवेट होते हैं। और एक पिकनिक उनके परिवार के साथ जहाँ पे हम अवार्ड्स और बोनसेस देते हैं। तो आदमी को अपने माँ के सामने जब अवार्ड मिलता है ना, आदमी बोलता है बेटा लाइफ में सफल हो गया तू। तो ये 3 पिकनिक बिजनेसमैन को अगर अफोर्ड कर सकते हैं, करना चाहिए। एक और चीज़ है, एक अप्रिसिएशन ये भी होता है, मतलब मैंने सोच रखा है जब कोई बिजनेस हुआ, वो मैं अपनी तरफ से, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, जो सर ने बताया, आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, एक केक मंगा सकते हो, चाहे आप छोटे बड़े बिजनेस हो। आपको अगर याद रहेगा ना कि आपके एम्प्लॉय का बर्थडे कब है, और आप उसका, चाहे आपके यहाँ 4 लड़के काम करते हो, चारों का बर्थडे अगर आपको याद है, तो आप यकीन मानो वो बंदा आपको अलग नज़र से देखना शुरू कर देगा। बिल्कुल। मैं तो ऊपर जाता हूँ उससे। जी। आप वो बंदे को कुछ मत दो, उसकी मम्मी को अच्छे मौके पे एक साड़ी भेज दो, बिल्कुल। वो डबल इंडेप्ट हो जाएगा जी। कि इन्होंने मेरी जन्नी को, मेरी माँ को सम्मान दिया। जी। अगर आपको मान लीजिए सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ ना बचे, मतलब ये सिर्फ सिखाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ना, कुछ ना बचे, जीरो से शुरू करना जी। पड़े, तो आप सबसे पहले 3 स्टेप क्या लोगे? आप मेरा क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ले लो, बिजनेस खत्म कर दो, दूसरे देश में डाल दो, सेल्स। मेरे पास तो स्किल एनर्जी है ना, मैं सेल्स करूँगा। क्योंकि सेल्स करना एक ऐसा जॉब है जो आदमी करोड़पति बन सकता है नौकरी से भी। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीखूंगा, आई एम अ गुड लर्नर, मैं सीखूंगा उसके बारे में, लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, सेल्स करूंगा और जेन्युइन प्रोडक्ट्स का सेल करूंगा। तो सेल करके मैं डेफिनेटली पैसा कमा लूंगा, पैसे कमा के इन्वेस्ट स्मार्टली करूंगा, तो वापस हैप्पी लाइफ हो जाएगा। जी। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? एक एक्सलेंट कोच, या एक प्लेनियर, या एक पर्सनालिटी से? मुझे लगता है 10 साल बाद जो कृष्ण भगवान ने अपना रोल किया था, ऑफकोर्स मैं कृष्ण भगवान से इंस्पायर्ड हूँ, मुझे मेरे नीचे 5 पांडव बनाने हैं। जी। और हर पांडव हजार एंटरप्रेन्योर्स को सिखा रहे। तो मुझे मेरे नीचे और 10-20 बसेश को बनाने हैं जो ये काम आगे लेके जाए। और मेरा काम सिर्फ रहेगा कि 50% धंधा को देखो और 50% फ्री में गरीब बच्चों को सिखाओ, गरीब एंटरप्रेन्योर्स को फ्री में सिखाओ। ये मेरा काम रहेगा। अब इसका एंडिंग देते हैं, वो ऐसे कि आपके भी बच्चे हैं और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है? जो लोग बेसिकली अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हैं कि उनको पता ही नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से देना चाहेंगे एडवाइस की ये चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी? लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। बच्चे को टाइम अगर नहीं दे सकते तो बच्चे नहीं करने चाहिए। बच्चे किया है तो सिर्फ परवरिश नहीं करना है, समय देना है, संस्कार देने हैं। पैसे से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट हम बच्चे को पैसे देते हैं और समय और संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। आज ये टियर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, टियर 2 सिटी। मैं नाम नहीं लूँगा सिटी का, बट एक रिसर्च आया था, 13 साल के बच्चे के बैग्स में कॉन्डोम्स मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ड्रग्स मिलता है 13 साल के बच्चे में। यानी उनके पास पैसे है बट संस्कार के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए समय माँ बाप ने नहीं दिया। तो आपको टाइम निकालना चाहिए। अब आप 2 तरीके से टाइम निकालो, या तो हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो, जैसे हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि भाई संडे फैमिली के साथ बाहर जाएंगे। या तो फिर अगर आप मेरे जैसे हो कि आप टाइम नहीं निकाल सकते तो भाई साल का 3 या 4 वेकेशन लो, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दो और फैमिली को फुल टाइम दो। समय नहीं दे पाओगे तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे और आपने जो वेल्थ कमाया वो उड़ने को टाइम नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। पूछ सपूत तो गयो धन संचय, पूछ सपूत तो गयो धन संचय, वही वाला है। आज हमने बशीर सर से ये समझा कि बिजनेस एक बिजनेस नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। बिल्कुल। और हर जो आपको डिसीजन लेना है वो एक डिसीजन मेकिंग नहीं, एक ध्यान है। अगर आप उस ध्यान के प्रोसेस से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। ध्यान ही एकमात्र सहारा है जिससे आप अपनी लाइफ को और अपने बिजनेस को दोनों को एक जगह पे ला सकते हैं। बिल्कुल। और सर ने हमें ये भी बताया कि हमारे बिजनेस में कैसे अफर्मेशन, एस्ट्रो वास्तु और ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ी बात ह्यूमैनिटी, कैसे हमें एक बिजनेसमैन बनाती है। क्योंकि आज तक जहाँ भी आपने देखा होगा, जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि मनी माइंडेड कैसे बना जाए, पर बशीर सर से हमने ये सीखा कि एक ह्यूमन कैसे बना जाए। एक बिजनेसमैन बनने से पहले आपको ह्यूमन बनना सीखना होगा, तभी आप एक बहुत बढ़िया लाला बन सकते हो। बिल्कुल। लाला बनने के लिए आपने अगर एक
सीरीज देखी है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, हर्षद मेहता, तो वहाँ एक फ्रॉड नहीं था, बट वहाँ एक चीज़ थी, वो किसी को भी इवन अपने ड्राइवर को, रिस्पेक्ट। अपने चीज़ अपने अपने यहाँ काम करने वालों को लाला बोला करता था जी। तो ये चीज़ सीखने वाली है कि आपसे बशीर सर ने भी समझा, बशीर सर ने भी आपको ये समझाया कि आप अपने एम्प्लॉइयों को समझिए, आप अपने एम्प्लॉइयों को समझिए, और अगर ये पॉडकास्ट आपके दिमाग में एक स्पार्क छोड़ गया है तो उसको बिग लाइट में बूम करके बशीर सर से कहीं पर मिलना और कहना कि ये पॉडकास्ट देखा था, फिर वहाँ से सीखे, ये आपका काम है। सर आज के लिए यहीं नाम लेते हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू।